जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का एक हॉट फेवरेट टॉपिक है वुमेन्स रिलेटेड इश्यूज। अमूमन यूपीएससी इस टॉपिक से आपको एसए में, जीएस पेपर 1, 2, 3 हर सेक्शन में क्वेश्चन पूछती है। इवन एथिक्स में भी क्वेश्चन पूछती है। उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं कि एसए में कई बार वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक पे आपको एसए आ जाता है। देन आपको जीएस पेपर 1 में सोसाइटी टॉपिक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देन जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है आपको। देन जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अगर जीएस पेपर 4 में बात करें तो केस स्टडी में कहीं ना कहीं वुमेन रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम वुमेन रिलेटेड टॉपिक को होलिस्टिकली कवर कर सकते हैं, जहां पर मेंस से रिलेटेड आपके सभी तरह के डाउट्स होंगे जो इस टॉपिक को लेके वो सभी क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को जरूर से पूरा देखना। इससे बेनिफिट ये होगा आपको कि एक ही जगह आपको वुमेन रिलेटेड क्या इश्यूज हैं इंडियन सोसाइटी में, क्या डाटा आपको याद करना है, किस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे क्या गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में आप इस पूरी कंप्लीट वीडियो में देख पाएंगे। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप इस वीडियो को नहीं देख सकते, तो ज़रूर से इस वीडियो को सेव कर लेना, अपनी विश लिस्ट में डाल लेना कि जब भी आपको टाइम मिले तो आप इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखना। आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ हमारे 2 प्रोग्राम्स के बारे में बात करना चाहूँगा। एक है कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू मेंस, जो 2023 के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम है, और यहाँ पर आपको मेंस ओरिएंटेड जो टारगेटेड अप्रोच है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। देन कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच 2023 के बच्चों के लिए, जिन्हें प्रीलिम्स के लिए अभी से फोकस करना है। तो इन एनी सिचुएशन, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप प्रीलिम्स की, हमारे पास आपके लिए एक प्रोग्राम है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे, या आप हमें मेल कर दीजिए info@onlyis.com पे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम जानते हैं कि वुमेन्स रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना है। जैसे एक कोट से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जो कि विवेकानंद जी का कोट है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भैया, जैसे एक पक्षी एक पर पे नहीं उड़ सकता, उसी तरह एक सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आप 50% ऑफ जो पॉपुलेशन है उसको सर्टन राइट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनको एम्पावर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं वुमेन्स के बारे में, बिकॉज 50% ऑफ हमारी पॉपुलेशन को कौन रिप्रेजेंट करती है? वुमेन्स, ऑलमोस्ट 50%। क्योंकि जेंडर आपका जो सेक्स रेशियो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में इक्वल नहीं है, तो इस वजह से लेस देन 50 देखने को मिलता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स की। इसी तरह से एक कोट और भी है, जैसे अ जेंडर इक्वल सोसाइटी वुड बी वन वेयर द वर्ड जेंडर डज नॉट एग्जिस्ट, वेयर एवरीवन कैन बी देमसेल्फ। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब तक हम आदमी औरत में भेदभाव करना बंद नहीं करेंगे, तब तक जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और जिस दिन सोसाइटी में आदमी और औरतों में फ़र्क खत्म हो जाएगा, उस दिन जेंडर इक्वालिटी अपने आप इंश्योर कर सकते हैं हम। सेम इसी चीज़ के लिए B.R. अम्बेडकर जी ने भी एक बहुत अच्छा कोट कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। इनका कहने का मतलब है कि अगर मुझे ये देखना हो कि सोसाइटी ने कितना प्रोग्रेस किया है, तो उसकी प्रोग्रेस को नापने के लिए मैं ये देखूंगा कि इस सोसाइटी में वुमेन्स की क्या दशा है। अब आज के इस लेक्चर में हम इस दशा के बारे में ही बात करेंगे कि हाल फिलहाल में वुमेन्स का एम्पावर किया जा रहा है, कितना उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ऑल्दो कितनी सच है वो घटनाएं, कितनी काल्पनिक, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब चलते चलते एक आखिरी कोट भी बात कर लेते हैं वुमेन्स के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं हिलरी क्लिंटन जी ने कहा था। देखिए, वुमेन्स आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वायर ऑफ टैलेंट इन दी वर्ल्ड। मीन्स अभी तक हम इनका ट्रू पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाए हैं। अगर हम इनका ट्रू पोटेंशियल अचीव कर पाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं अभी जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है इकोनॉमीज़ की, उससे हम और बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है हमें वुमेन एम्पावरमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट 50% हमारी जो पॉपुलेशन है भारत की, वो कौन है? वुमेन्स हैं। अगर हम आइडली बात करें तो वैसे तो हम सभी को, चाहे वुमेन्स हो, मेंस हो, चाहे किसी भी कास्ट क्रीड से इंसान बिलोंग करता हो, उन्हें हर तरह से एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिक्स में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, और इसी वजह से आप देखते हैं कई डेवलपमेंटल पैरामीटर्स में वुमेन्स
या आपके जो वर्नेबल सेक्शंस हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, जैसे मैं आपके साथ एक एक करके इन सभी रीजंस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट का जो कहीं ना कहीं बैरियर है उसके बारे में बात करें तो हिस्टोरिकल एंगल। हिस्टोरिकल एंगल क्यों? हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो वुमेन्स को लेटर वैदिक एज से ही कहीं ना कहीं बहुत से राइट से वंचित किया गया। आप देखेंगे लेटर वैदिक एज से पहले वुमेन्स पढ़ती लिखती भी थी, वो वेद का ज्ञान भी अर्जित करती थी, साथ के साथ वुमेन्स के पास पावर थी कि वो सभा और समिति में जाकर बैठ सकती थी। अब लेटर वैदिक एज और उसके बाद आप ये देखते हैं कि एकदम से वुमेन्स की पोजीशन और शूद्र की पोजीशंस एकदम इक्वल हो जाती है। कहीं ना कहीं वुमेन्स जो हैं उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता, उन्हें सभा समिति में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं दिया जाता, और इसकी वजह से आप देखते हैं महिलाओं का शोषण होता है। अब इसी में सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका, जैसे पहले आप देखते थे कि लेडीज़ को यानी वुमेन्स को कहीं ना कहीं अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की फ्रीडम हुआ करती थी, मतलब जिससे वो शादी करना चाहती थी उसके लिए स्वयंवर जैसी प्रतियोगिता की जाती थी। बट बाद में आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं रिजिड हो जाता है प्रोसेस, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिता और भाई के कहने पर ही वुमेन्स को शादी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप एक ये भी चीज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो फ्रीडम थी, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, सोशल हो, वो सभी कहीं ना कहीं कम होने लगी। तो हिस्टोरिकल एंगल में तो ये दो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। अब कल्चरल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। हिस्टोरिकल देख ले तो कल्चरल में भी कुछ प्रॉब्लम तो रही होंगी। अब कल्चर में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पर्दा प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, साथ के साथ सती प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, कन्या हत्या के बारे में आपने सुना होगा, कन्या भ्रूण हत्या। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी एक कुरीतियाँ हैं जिसके कारण आप ये देखते हैं कि वुमेन्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, या आप लिविंग स्टैंडर्ड ना कहिए, वुमेन्स की जो स्टेटस है सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं डिटोरेट होता गया, ढलता गया, और इसकी वजह से आज की डेट में हम प्रेजेंट सिचुएशन में वुमेन्स को देखते हैं। अब कल्चरली भी एक और प्रॉब्लम आती है। हमारे कल्चर में प्रमोट की जाती है पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पुरुष हैं यानी मेल मेंबर हैं जो फैमिली के, वो कहीं ना कहीं अपनी फोर्स चलाते हैं, अपने डिसीजंस को लागू करते हैं, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि पेट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी के कारण जो वुमेन्स का जो स्टेटस है सोसाइटी में वो और ज़्यादा डिप्लीट होने लगता है, वो और ज़्यादा कम होने लगता है। अब यहाँ पर ये दो तीन रीजंस हैं जिसको आप कल्चर और इसमें डाल सकते हैं हिस्टोरिकल एंगल में। हिस्टोरिकली एक और चीज़ भी है जो आप देखते हैं, जैसे इसके लिए कल्चर भी रिस्पॉन्सिबल है और पेट्रियार्कल सोसाइटी भी। आप देखते हैं हिस्टोरिकली बहुत कम ऐसे राजा रजवाड़े हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य अपनी बेटी, बहू या माँ को दिया हो। यहाँ पर आप जनरली देखते हैं कि बाप से बेटे को ही राजा बनाया जाता है। जैसे कहावत भी ये कहती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कभी नहीं कहा जाता रानी की बेटी रानी बनेगी। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि सोसाइटी में सिर्फ एक पेट्रियार्कल माइंडसेट था जिसके अकॉर्डिंगली सोसाइटी चलती थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हिस्टोरिकली ना होना ये भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से वुमेन्स का शोषण हुआ इतने सालों तक। तो ये कल्चरल और हिस्टोरिकल एंगल आपको समझ में आया होगा। अब एक और चीज़ आती है, दैट इज़ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वुमेन्स को क्यों शोषित किया गया या अभी शोषण क्यों हो रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि वुमेन्स के पास कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। जॉब अपॉर्चुनिटी कम होने का कारण पहले तो मेल्स के मुकाबले इनकी एजुकेशन कम है। चलो, एजुकेशन अगर बराबर हो भी तो भी जॉब में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है मेंस एंड वुमेन के बीच में। कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, आपकी कंपनी में कोई फीमेल एम्प्लॉय है, अब वो शादी करने वाली एज में है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहेगा कि पता नहीं कब ये जॉब छोड़ के चली जाएगी, और मेरे को ये रहेगा कि मैं नया एम्प्लॉय कहाँ से लाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इतने साल इतने स्किल्स देने के बाद जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, कहीं ना कहीं वो जो 29-30 साल का या 27 से लेकर 30 साल तक का पड़ाव होता है, उस समय कंपनीज ज़्यादातर फीमेल्स को हायर करना मना कर देती हैं। अब एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैरिज के बाद वुमेन्स को शिफ्ट करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मेन, तो यहाँ पर इसलिए भी उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। अब मान लीजिए कोई वुमेन मैरिड है और किसी एरिया में सेटल्ड है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि मैटरनल लीव के नाम पे 6 महीने तक वो छुट्टी लेंगी। अब इसके लिए कहीं ना कहीं कंपनी को पैसा भी पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की रूलिंग है ये। तो
कंपनी इसलिए भी हेजिटेट करते हैं कि इन्हें जॉब ना दें, क्योंकि वो 6 महीने फ्री में सैलरी देना कहीं ना कहीं कंपनी को भारी पड़ता है। तो इस वजह से भी आप ये देखते हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट में कमी आती इकोनॉमिकली। अब ये तो कुछ एक आपके एग्जाम्पल है जॉब के फ्रंट पे। अगर इंटरप्रेन्योरल स्किल्स के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की इनके पास कमी रहती है, क्योंकि खुद के एसेट्स नहीं है। अब एसेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय समाज में एक चीज़ ये देखी जाती है कि बेटे को पिता की जायदाद में ज़्यादा हिस्सा मिलता है एज कंपेयर टू बेटियाँ। अब इसके पीछे रीज़न ये भी है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसके कारण आप ये देखते हैं अमूमन पिता के पैसे पे पुत्र का अधिकार रहता है। बेटियों को कानूनी अधिकार दिया गया है, बट वो कागजों में है। एक्चुअल में कितना हिस्सा इन्हें मिल पाता है, इसके ऊपर मैं डाउट करता हूँ। कहीं ना कहीं कोई हमारे पास तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि वुमेन्स को उसमें बहुत ज़्यादा शेयर मिलता है। और ये चीज़ आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं। अगर आप में से किसी की फैमिली में ये शेयरिंग होती हो तो ज़रूर मुझको बताना। बट वैसे अमूमन मैंने देखा है कि ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम फैमिलियों में होता है। जैसे मान लीजिए अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत पैसा वुमेन्स को मिलता है, बट कहाँ 50-50 का शेयर होना चाहिए था, बट कहाँ थोड़ा बहुत कुछ मिलना। तो यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हिंड्रेंस है। क्योंकि अगर वुमेन्स के पास हेरिडिटरी प्रॉपर्टी हो, जैसे पति की, पिता की, तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में भी और वैसे भी ये बहुत सी तकलीफ़ों में फंसने से बच सकती हैं। क्योंकि वो इकोनॉमिकली एम्पावर हैं तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई अपने काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी ये पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है, ये जो अधिकार था उसका, अगर वो उसे मिलता तो कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करने में भी उन्हें हेल्प मिलता। जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी में बहुत कम ऐसी फीमेल्स हैं जिनको आप जानते होंगे जो टॉप नॉच बिजनेस वुमेन्स में आती हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो फैमिली हेजिटेट करते हैं कि भैया क्यों इसको पैसा दिया, पैसा खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, प्लस इनके पास खुद के पास भी इतनी सेविंग नहीं होती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट रुक जाती है। तो पहली बात, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, फिर खुद के पास फाइनेंशियल एसेट्स नहीं थे, जिसके कारण आप ये देखते हैं कि वो अपने खुद का काम भी नहीं स्टार्ट कर सकती हैं और ना ही खुद को एम्पावर कर सकती हैं। अब ये तो एक समय तक ही सीमित है ना, इसके बाद एक और प्रॉब्लम भी आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली एज में मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, देन बच्चा होने पे प्रॉब्लम थी, देन बच्चा हो गया तो इट्स ऑलवेज अ ड्यूटी ऑफ अ वुमन टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, और जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि वुमेन्स जॉब में पार्टिसिपेट कम करती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बैरियर है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम देखने को मिलता है आपको वुमेन्स का। अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बात करें तो वुमेन्स के बिजनेस स्टार्टअप के बारे में भी बात कर लेते कि किस तरह के बैरियर ऑल ओवर वुमेन्स फेस करती है, उनको भी जान लेते हैं ना। पहली चीज़ तो इनके पास लिमिटेड एक्सेस है रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज का लिमिटेड एक्सेस क्यों है? क्योंकि देखिए, आप ये मान के चले कि मेल हैं जो डोमिनेंट पार्टनर है सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को अपने पास सेंट्रलाइज करके रखना चाहता है, वुमेन्स को कम देना चाहता है, और इसी के कारण आप ये देखते हैं कि वुमेन्स बिजनेस स्टार्ट करने में इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि जो लैंड है, लैंड के ऊपर जो राइट्स हैं वो वुमेन्स को नहीं मिलते। तो राइट टू लैंड ये कहीं ना कहीं वुमेन्स को नहीं मिल पाता। जैसे चाहे पति की प्रॉपर्टी हो, चाहे पिता की प्रॉपर्टी हो, दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं वुमेन्स को ये अधिकार नहीं मिल पाता, और यही कारण बनता है जिसकी वजह से वुमेन्स अपना खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती। तीसरी चीज़, वुमेन्स के पास वो स्किल या वो कह सकते हैं हुनर नहीं होता, बिकॉज वुमेन्स को अक्सर इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। तो जिसके कारण आप ये देखते हैं कि वुमेन्स को अक्सर ये कहा जाता है कि आपने तो ज़्यादा पढ़ लिख के करना क्या है, आपको तो घर ही संभालना है। तो इसी कारण से, क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं बन पाते, तो आप ये देखते हैं कि ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बिजनेस कम्युनिटी में, क्योंकि स्किल नहीं है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे मार्केट की कॉम्पिटेंस, मीन्स जो मार्केटिंग है वो हर एक की बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं मैं वैसे तो ये मानता हूँ कि वुमेन्स के पास मार्केट कॉम्पिटेंस मेल से ज़्यादा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो जो स्किल्स हैं वो नेटवर्किंग से डेवलप होते हैं। जब आप एक अच्छा नेटवर्क बना सकें, तो यहाँ पर सप्लाई चेन के नेटवर्किंग के टाइम या लोगों की नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग के टाइम
कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखने को मिलती है, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में आज भी महिलाओं को ज़्यादा बात करने पे आपत्ति जताई जाती है, जिसके कारण आप ये देखते हैं कि मार्केटिंग और नेटवर्किंग में पीछे रह जाती हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से ये बिजनेसेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। ऑल्दो मैं इनमें से बहुत कम चीज़ों से इत्तेफाक रखता हूँ। जैसे मेरा मानना यह है कि वुमेन से ज़्यादा अच्छी नेटवर्किंग कोई नहीं कर सकता है। किसी प्रोडक्ट को अगर वो पसंद करती हैं तो उसके बारे में मार्केटिंग उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता है, और ये स्किल्स वुमेन्स में बाय बर्थ हैं। किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर वुमेन्स अपनी माँ के पेट से ही सीख के आती हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि लाइक ऑल्दो दे हैव द कैपिटल, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी है उनके पास, लैंड वगैरह नहीं है, दैट इज दे, सोशल कैपिटल नहीं है, फिजिकल कैपिटल नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, वो प्रॉब्लम है उनके साथ। बट ये मार्केटिंग वगैरह ऑल्दो कुछ किताबों में लिखा गया है, बट यस ये कहीं ना कहीं अधूरी सच्चाई है। तो आप चाहें तो इसको पेपर में मेंशन करना या ना करना, बट इस साइड वाले जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे रिसोर्सेज की कमी, फाइनेंशियल कैपिटल की कमी इसमें आ जाता है, मतलब रिसोर्सेज में ही पॉइंट है, सोशल कैपिटल की कमी, फिजिकल कैपिटल की कमी, ह्यूमन कैपिटल की कमी, तो ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके कारण वुमेन्स अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। ऑल्दो एजुकेशन लेवल कम है और बैंक का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सेस है वो कम है, बिकॉज इनके पास जैसे गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया, मुद्रा लोन स्टार्ट किया, ताकि वुमेन्स भी अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर ये बेसिक बैरियर्स हैं, अगर इनको आप ओवरकम कर देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं वुमेन्स की एम्पावरमेंट में हेल्प मिल सकती है। तो अभी तक हमने बात की हिस्टोरिकल एंगल के बारे में, कल्चरल एंगल के बारे में, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एंगल्स के बारे में। नाउ वी कम टू सोसाइटल प्रॉब्लम। सोसाइटल प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, या सोशल इश्यूज। देखिए, पहले तो पेट्रियार्कल जो नेचर है सोसाइटी का, इसी के कारण काफ़ी सारी ऐसी प्रथाएं जन्म लेती हैं, जो आपको कल्चर पार्ट में मैंने बताया, जिसकी वजह से वुमेन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगता है। तो कहीं ना कहीं उनके ट्रू पोटेंशियल को लिमिट करता है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी। साथ के साथ सोशल ही कंडीशंस की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं वुमेन्स को मेन से इन्फीरियर बताया जाता है, इन्फीरियर जेंडर बताया जाता है। जैसे कि आपको शायद पता हो, आपने शायद पढ़ा हो मैरिटल रेप्स के बारे में, एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 2019 से लेके 2021 का डाटा ये कलेक्ट किया गया था। इसमें ये कहा गया कि ऑलमोस्ट 83% वुमेन्स ऐसी हैं जो कि एज कैटेगरी में आ रही हैं 18 से 49 के बीच में। इसमें से 83% वुमेन्स ऐसी हैं जो ये कहते हैं कि उनके हस्बैंड ने उन्हें कभी ना कभी सेक्सुअली कहीं ना कहीं वायलेंस उनके साथ किया है, सेक्सुअल वायलेंस उनके साथ किया है। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज के अंदर रेप की। अब ऐसा नहीं है कि 17% के साथ कुछ नहीं हुआ, 17% में से 13% ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा कि भैया मेरे साथ मेरे एक्स यानी फॉर्मल हस्बैंड ने ऐसा किया है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ देखी है कि मेल डोमिनेंस के कारण जो फीमेल्स हैं वो अपनी सेक्सुअल फ्रीडम को नहीं एंजॉय कर सकती, तो यहाँ पर वो बाकी फ्रीडम्स को कैसे एंजॉय करें। तो आप ये मान के चलिए कि सोसाइटी में जो मेल डोमिनेंस है ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से आप इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो पेट्रियार्कल नेचर ये आपका सोशल फंक्शन में, सोशल पार्ट में है। जो मैरिटल रेप्स हैं वो इसमें आ गया। फीमेल फोर्टिसाइड्स जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि मेटासन प्रेफरेंस आपको सोसाइटी में देखने को मिलती है। आपको देखने को मिलता है कि सभी लोग बेटा चाहते हैं, इसकी वजह से कई महिलाओं को, कई बच्चियों को माँ की कोख में ही मार दिया जाता है। और चाहें या ना चाहें, इस बात को आप एडमिट करें या ना करें, इसमें महिलाएं भी उतनी ही कल्प्रिट हैं। कहीं ना कहीं वो सास, वो माँ, वो हर कोई इसमें कल्प्रिट है जो इसमें उस आदमी का साथ देती है। अब यहाँ पर आपको ये समझ के चलना होगा कि ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में पनपती हैं। जैसे ये मैंने आपको 3 के बारे में बताया है। इसके अलावा डाउरी सिस्टम आप कल्चर में भी डाल सकते हैं, सोसाइटी पार्ट में भी डाल सकते हैं कि डाउरी के कारण हर साल बहुत सी लाखों महिलाएं, लाखों फीमेल्स सुसाइड कमिट करती हैं, लाखों फीमेल्स को मार दिया जाता है, कई बार प्रताड़ित किया जाता है, वायलेंस उनके साथ, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि डाउरी की जो भूख है लोगों की वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं कई बार। तो इसकी वजह से कई बार आपको शोषण देखने को मिलता है। तो ये सभी सोसाइटल पॉइंट में आ गए। देन इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल पॉइंट, तो पॉलिटिकल पॉइंट में आप एक चीज़ याद रखना, जो वुमेन्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन जो है पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत कम देखने को मिलता है।
अब क्योंकि वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स आपको इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इनकी डिमांड्स है, एक्चुअल में ये क्या चाहती हैं सोसाइटी से, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चाहे बात करें स्टेट में जो आपकी असेंबलीज हैं उसमें, चाहे आप बात करें सेंटर में, कहीं ना कहीं वुमेन्स की रिजर्वेशन होनी चाहिए थी बट नहीं है, जिसके कारण पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कमी देखने को मिलती है आपको वुमेन्स की। अब यहाँ पर ये तो कुछ एक पॉइंट्स हुए हैं, इसके अलावा एजुकेशन भी एक ऐसा फैक्टर है, हेल्थ भी ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे आप जानते होंगे कि वैसे तो फीमेल और मेल के लिटरेसी रेट में गैप है, इस गैप के अलावा भी अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में बहुत कम फीमेल्स पार्टिसिपेट करती है, बिकॉज या तो उससे पहले उनकी शादी हो जाती है या वो घर के कामों में हाथ बटाते हैं, बिकॉज घर में इतने सफिशिएंट फंड नहीं होते कि दोनों, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, वो दोनों ही जाकर स्कूल ये या आगे की पढ़ाई कर सकें। तो इसमें हमेशा फीमेल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो एजुकेशन की कमी होने के कारण आप ये देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें खुद के राइट्स ही नहीं पता होते। अब खुद के राइट्स नहीं पता होंगे तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगी। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझना होगा, एजुकेशन जो कि फंडामेंटल है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कहीं ना कहीं वो ही मिस हो जाता है यहाँ पे हमारा। अब इसके साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं। देखिए, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कई तरह के हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी में एक चलन है कि घर में महिलाएं हमेशा अंत में खाना खाती हैं। मेरे को बाकी जगह का तो नहीं पता, मैंने कई जगह ऐसा देखा है, हरियाणा में, पंजाब में, कि फीमेल हमेशा खाना खुना बनाकर आदमियों के बाद खाना खाती हैं। अब देखिए, जैसे किसी परिवार का अच्छा खासा इनकम है, वहाँ पर तो ये चीज़ चल जाती है कि ठीक है बाद में भी वैसा ही उतना ही खाना मिल जाएगा। बट एक्चुअल में जो बिलो पावर्टी हैं या जस्ट अबव पावर्टी हैं, उन घरों में क्या प्रॉब्लम होती है कि खाने के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई घरों में ऐसा मैंने देखा है कि अगर बेटा है और बेटी है, दोनों में से किसी एक के लिए दूध अफोर्ड करा जा सकता है, तो यहाँ पर वो दूध सिर्फ और सिर्फ बेटे को मिलता है, बेटी को नहीं। किया तो ये भी जा सकता था कि वो आधा आधा दूध दोनों को दिया जा सकता था, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं डोमिनेंस देखने को मिलती है मेल की। अब इसकी वजह से इनकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि इनको न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल पाता है। अब क्योंकि न्यूट्रिशन इतना नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से आगे चलकर इनकी हेल्थ में बहुत से इशू देखने को मिलते हैं। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये पाया गया है कि फीमेल्स में अभी की डेट की अगर मैं बात करूँ 30 एंड अबव जो आपको फीमेल्स देखने को मिलती है, इवन बच्चों में भी ये चीज़ कॉमनली पाई गई है कि अनीमिया जैसी प्रॉब्लम बहुत बढ़ी हुई है। अनीमिया किस कारण होता है? आयरन की डेफिशिएंसी के कारण। आयरन की डेफिशिएंसी आमूमन आप जैसे अच्छे फल फ्रूट खाएं या दूध वगैरह पिए उससे दूर की जा सकती है, बट होती नहीं है। इसे करने के लिए फूड अच्छा चाहिएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी रहती है वुमेन्स में, जिसकी वजह से अक्सर वो थकान महसूस करती हैं। थकान की वजह से बुखार आता है, जिसकी वजह से आमूमन उनकी तबीयत खराब रहती है। अब ये तो एक इंस्टांस है। एक और आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ, जिसमें ये कहा गया कि अधिकांश फीमेल्स, मतलब मेजॉरिटी 50% से ऊपर, मैं ये कह सकता हूँ, जो भी 35 एंड अबव हैं, उनके अंदर कैल्शियम की कमी पाई गई है। और इसका कारण भी ये है कि वो दूध वगैरह नहीं पीते, इस वजह से। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे बेटे और माँ के बीच में से किसी एक को दूध पीने को मिलेगा, तो वहाँ पर माँ हमेशा सेक्रीफाइस कर लेती है। बहन और भाई में से बहन सेक्रीफाइस कर लेती है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये सोसाइटी का नेचर है, वुमेन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एंड जिसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। हेल्थ की वजह से और बाकी जो उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है या एजुकेशनल प्रोडक्टिविटी है, उसके ऊपर असर पड़ता है। अब ये तो एक तरीका है जिससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वुमेन्स को किस तरह का शोषण का सामना करना पड़ता है, किस तरह के इनजस्टिस हमारी सोसाइटी में वुमेन्स के अगेंस्ट परसिस्ट करते हैं। अब एक तरीका और भी है इसमें। अब ये तरीका आप टाइमलाइन बना लीजिए। जैसे आप स्टार्ट कीजिए वुमेन के बर्थ से पहले से, मतलब गर्ल चाइल्ड के बर्थ से पहले से क्या समस्या है, उसके बर्थ से लेके 17-18 साल तक क्या समस्या रहती है, और इसके बाद अगर हम बात करें मैरिज के दौरान क्या समस्या रहती है और ओल्ड एज में क्या दिक्कत रहती है, उन सभी के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, गर्ल चाइल्ड के बर्थ से पहले सबसे पहली तो दिक्कत यही होती है कि मेटासन प्रेफरेंस, आपने ये टर्म सुनी होगी, जिसके कारण आप देखते हैं बहुत सारे बच्चियां जो हैं उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है।
अब क्योंकि कानून सख्त है तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और भी आती है, जिसमें आप मिसिंग गर्ल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जहां पर आपको ये लगता है कि बहुत सी बच्चियों को उनकी फैमिली पूरी तरह से ध्यान नहीं देती हैं बिकॉज वो अनवांटेड गर्ल चाइल्ड है। तो मेटा सन प्रेफरेंस, मिसिंग गर्ल चाइल्ड और स्क्रूड सेक्स रेशियो, दीज आर द थिंग्स दैट इनिशियली इम्पैक्ट्स। कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर हम रीजन देखें कि क्यों जो आपके मोस्ट डेवलप्ड एरियाज है, डेवलप्ड एरियाज भी नहीं कहूंगा मैं, जहां पर आपकी इनकम जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन एरियाज में स्क्रूड सेक्स रेशियो देखने को मिलती है। इसके पीछे ये रीजंस हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले आपको ये समझना होगा, बच्ची के जन्म से पहले से ही उसके आसपास खतरा मंडराने लगता है, उसको मां के गर्भ में ही मारने की कोशिश की जाती है बिकॉज मेटासन प्रेफरेंस, क्योंकि यहां पर वो चाहते हैं कि मेरा बेटा आकर, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा या मेरा बेटा आकर मेरी जमीन जायदाद संभालेगा। अब यहां पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्यों प्रॉस्परस रीजन जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में आपको स्क्रूड सेक्स रेशियो देखने को मिलती है। इसके पीछे रीजन है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों? वैसे तो आप कहोगे कि सर पागल हो गए हैं क्या कि भैया ग्रीन रेवोल्यूशन को इससे कहां रिलेट कर रहे हैं। आप एक बात मान के चलिए मेरी, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण आप ये मानते हैं कि इन लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब यहां पर अक्सर आपको देखने को मिलता है कि जो जमीन है इतनी ज्यादा फ्रेगमेंटेड नहीं थी, यहां पर जो लैंड है कंसोलिडेटेड है इन द हैंड ऑफ फ्यू। अब जो जमीन है, जैसे मान लीजिए किसी की 1000 किले है, 100 किले है, 200 किले है, वो क्या चाहेंगे कि मेरा बेटा आए, मेरा बेटा इस जमीन को संभालेगा, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर जमीन को प्रेस्टीज से जोड़ा गया है। अब जब जमीन को प्रेस्टीज से जोड़ा गया, साथ के साथ यहाँ की जमीन की कीमत भी बहुत ज्यादा हाई थी, तो उसको संभालने के लिए बेटा चाहिए था, और इस वजह से यहां पर आप देखते हैं कि सेक्स रेशियो आपस अक्सर डिक्लाइन किए। मतलब यहां पर मेरा कहना यह है कि जो प्रॉस्परस रीजन है, बिकॉज लैंड की प्रोडक्टिविटी हाई है, लैंड के प्राइसेस राइज हुए, लैंड के प्राइसेस राइज होने की वजह से यहां पर उसकी रक्षा के लिए, यानी कि उस एरिया के संजो के रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए वी नीड अ सन, और जिसकी वजह से आप देखते हैं मेटा सन प्रेफरेंस। ऑल्दो ये कुछ एक हद तक थ्योरी ठीक है, बट कुछ एक एरिया में ये भी है कि जितने हेल्पिंग हैंड रहेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा हमें। बट चलो, फिर यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि बच्ची के जन्म से ही उसकी डाउरी, दहेज का जो दर्द है वो माता पिता को सताने लगता है, वो डर वो सताने लगता है। देन कोई बात नहीं, बच्ची पैदा हो गई है। अब पैदा होने से लेके 17-18 साल तक की उम्र में क्या क्या परेशानी देखने को मिलती है, हम सेकेंड फेज की बात करते हैं, मतलब 0 to 17 क्या इशू रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली चीज, यहां पर माल नरिशमेंट ज्यादा देखने को मिलती है कहीं ना कहीं वुमेन्स में। तो आप एक चीज मान के चलिए कि जो बेटियां हैं, जो मिसिंग गर्ल का चाइल्ड का कॉन्सेप्ट था, इसकी वजह से आप ये देखते हैं कि बेटियों को खाना अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर अगर जो फैमिली देखी जाए जो अंडर पावर्टी है या बिलो पावर्टी है, वो फैमिली अपनी बेटियों को अच्छा खाना नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण माल नरिशमेंट जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब दूसरी प्रॉब्लम इनके सामने ये आती है कि इनके लिए कोई सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है स्कूल्स में, जिसकी वजह से जब इनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते हैं उस समय स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स इनका बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब ये हायर सेकेंडरी या कॉलेज लेवल पे पहुंचती हैं, क्योंकि आसपास अच्छे आप ये कह लीजिए स्कूल या कॉलेजेस नहीं है, इन्हें शहर जाके पढ़ना पड़ता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई स्कूल या कॉलेज मिलता है, तो उस केसेस में इनके पास प्रॉब्लम ये आती है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर घर वाले इतना खर्चा नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप देखते हैं कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो फीमेल की सिक्योरिटी को लेके भी घर वाले चिंतित रहते हैं, तो इस वजह से भी इन्हें आगे पढ़ाया नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी देखने को मिलती है। पहली चीज तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से ड्रॉप आउट देखने को मिला, स्कूल आसपास नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, तो उस वजह से ड्रॉप आउट देखने को मिला। एक चीज यहाँ पर और भी है कि अक्सर बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, इसीलिए तो सरकार ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेसिकली जो लिटरेसी रेट कम देखने को मिलता है वो इन दो रीजंस की वजह से तो है ही है। बट यहां पर एक और चीज भी है, जहां पर आप ये देखते हैं कि जो फादर है जो ये सोचता है कि बेटी को पढ़ाकर मैंने क्या करना है, बेटी को ब्याह कर दूसरे घर ही तो भेजना है, तो वो जो आपकी पेट्रियार्कल सोच है वो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर आपको स्कूल के अंदर इनरोलमेंट रेट
बच्चियों का कम देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और क्योंकि स्कूल दूर है इसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये 2 रीजंस हैं। अब हेल्थ की बात हो चुकी है, माल नरिशमेंट की बात हो चुकी है। अब इसके साथ साथ एक सोसाइटल इशू और भी है, रेप्स का। रेप्स का क्यों? अक्सर आपने ये देखा होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फरीदाबाद में एक बच्ची थी जो कि रेलवे फाटक के उस तरफ जाकर शौचालय करने गई थी, क्योंकि उनके गाँव में शौचालय नहीं था। शौचालय जहाँ थे भी, क्योंकि वेस्ट वाटर की जो आपकी पाइपलाइन है वो ढंग से कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इसके कारण ओपन में, खुले में शौचालय किया जाता था। अब ऐसे ही एक दिन था जिस दिन इस बच्ची ने डिसाइड किया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं जाके खुले में जाके शौच कर लूँ। तो वहाँ पर कुछ दरिंदों ने उसे पकड़ के रेप कर दिया और उसे मार दिया। तो रेप्स जैसी घटनाएं किसी उम्र की मोहताज नहीं है, क्योंकि लोगों में दरिंदगी इतनी है कि वो एज नंबर नहीं देखते हैं। वी सी रेप्स इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 5 years, इवन 2 years, इवन 1 साल की बच्ची तक के भी रेप की घटनाएं हमने सुनी है। एंड ये नहीं है कि इसके लिए सिर्फ बाहर वाले जिम्मेवार हैं। मैंने तो कुछ ऐसे केसेस भी सुने हैं, जैसे चंडीगढ़ में एक केस हुआ था जहां पर एक टीनेजर के साथ उसके खुद के मामाओं ने रेप किया था, 2 मामा ने। तो यहां पर आप ये मान के चलिए कि दरिंदे घर के अंदर भी हैं और बाहर भी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक ये मेजर प्रॉब्लम है 0 to 17 के बीच में। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है, दैट इज सेक्स एजुकेशन। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में इनको नहीं पढ़ाया जाता, और जो सैनिटरी नैपकिन है वो हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जो आगे चलकर लेटर एज में इन्हें परेशान करेगा। तो ये भी एक कारण है। जैसे यहां पर स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए थी, गुड टच बैड टच के साथ साथ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में बताया जाना चाहिए था, ताकि ये वुमेन्स अपने हाइजीन्स को मेंटेन कर सकें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कहीं ना कहीं ठीक रख सकें। अब 0 to 17 के बीच में ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अब बात करते 17 से लेके 45 या 50 तक की, या 60 भी कह लीजिए, यानी 18 से लेके 60 तक की एज ग्रुप में, या 9 तक के एज ग्रुप में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली चीज, यहाँ पर डाउरी की प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, क्योंकि डाउरी प्रथा, दहेज प्रथा भारत में बहुत चलती है और ये शादी की एज है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में इतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा साथ के साथ आपको रेप्स जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो सिक्योरिटी या सिक्योर फील नहीं करती हैं। ये भी एक इशू, जिसकी वजह से वुमेन्स घर में रहना पसंद करती हैं, या कई बार जबरन भी उन्हें घर में रखा जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें होंगी। साथ के साथ यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक आपका रीज़न है, जिसकी वजह से वुमेन्स को मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज ये वो एज ग्रुप है जहाँ पर वो मैरिज के कहीं ना कहीं अंदर आ चुकी हैं, मैरिज हो चुकी है। मैरिज के बाद क्या होता है कि बेटा का प्रेफरेंस है या दहेज के लिए, इन चीज़ों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी कॉमन हो जाती है। अब बचपन में जो माल नरिशमेंट देखने को मिला था, उसकी वजह से हेल्थ केयर के बहुत से इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे अनीमिया देखने को मिलता है, कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हाइजीन्स मेंटेन नहीं किए गए थे। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शंस वगैरह देखे जाते हैं, जहाँ पर यूट्रस तक रिमूव करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल कॉटन या कपड़ा है वो इतना कारगर नहीं है, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने की चांसेस रहते हैं, और ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी देखने को मिलती है, बिकॉज एजुकेशन अच्छा नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी ना होना एक तो एजुकेशन के कारण है, और इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न है, जैसे मटर्निटी बेनिफिट जो रूल लेके आई है गवर्नमेंट, वो भी एक रीज़न है। साथ के साथ मैरिज के बाद हो सकता है आप कंपनी छोड़ के कहीं और चले जाए, ये भी रीज़न है। तो वो चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी कम रहती है। तो अमूमन 18 से लेके 59 तक ये मेजर इश्यूज हैं। अब 59 एंड अबव यानी 60 एंड अबव के लिए भी जान लेते हैं क्या मेजर इश्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर आपको मेजर चैलेंजेस ये रहते हैं कि दे डू नॉट हैव द राइट टू प्रॉपर्टी। कहीं ना कहीं वो राइट टू प्रॉपर्टी मिसिंग है। यहाँ पे वो अधिकार सीधा बेटे के पास चले जाते हैं, और बेटा पति जाने के बाद, यानी अगर वो विडो की सिचुएशन में है तो पति जाने के बाद बेटा किस तरह से ट्रीट करता है उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। मीन्स वी कैन नॉट इंश्योर, ऑल्दो कोर्ट्स की रूलिंग आई है, हाई कोर्ट्स वगैरह ने भी रूलिंग दी है
कि माँ बाप बेटों के घरों में रहेंगे, और अगर माँ बाप ने अपनी कमाई से कोई घर बनाया है तो बेटों का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बट स्टिल इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कहीं ना कहीं वो जो किस तरह से बुजुर्गों को ट्रीट किया जाता है, एल्डरली को, इसके बारे में ऑल टुगेदर हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट वनरेबल सेक्शन में एल्डरलीज के बारे में। बट अभी के लिए प्रॉब्लम, इनके पास किसी भी तरह का इकोनॉमिक एसेट नहीं है। दूसरी चीज, पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट भी नहीं है। बुजुर्गों के बारे में वैसे तो गवर्नमेंट बात करती है, बट मैंने कभी कोई सेंटर स्टेज में इतना बढ़िया लॉ या कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे ऑल टुगेदर इनकी जो जीवन शैली है, या आप ये कह सकते हैं कि जीवन है, वो रातों रात बदल जाए। ऐसे कोई लॉ आया भी नहीं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट है, रेप्स के अगेंस्ट है, बट बुजुर्गों के साथ कोई कैसा बर्ताव करता है इसके लिए कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है। अब यहाँ पर ऑल टुगेदर अगर हम बात करें रेप्स जैसी घटना और लाइक मर्डर्स जैसी घटना, जैसे दिल्ली जैसी सिटीज़ में एक आम बात है कि किसी बुजुर्ग अगर जो अकेले रह रहे हैं, जिनके साथ उनके बच्चे नहीं रह रहे हैं, उनके ऊपर अटैक होना, उनका मर्डर होना, ये आम सी बात है। तो ये क्यों ऐसा है? बिकॉज वनरेबल सेक्शन में आते हैं, इजी टू अटैक है, रजिस्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो आमूमन आप देखते हैं रॉबरीज, घर के अंदर चोरी चकारी, उनमें अक्सर ये विक्टिम होते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ ये प्रॉब्लम है। और साथ के साथ सोशल सिक्योरिटी, सोसाइटल नहीं, इस बार मैं बात कर रहा हूँ सोशल सिक्योरिटी। ओल्ड एज में किसी तरह के पेंशन, सिक्योर इनकम ना होना, ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये जो बुजुर्ग हैं ये वनरेबल फील करते हैं। इनके बारे में फर्दर डिटेल में हम बात करेंगे अब से कुछ ही दिनों में। मतलब ऐसा नहीं है कि वुमेंस के बाद एक दो चीज़ें और देखेंगे, जैसे अदर बैकवर्ड कास्ट वगैरह के बारे में और उन सब के बारे में, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस। अब मोर और लेस इस बारे में तो हमने जान ही लिया कि क्यों वुमेन्स वनरेबल फील करती हैं और क्या रीजंस हैं इस वनरेबिलिटी के। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि क्या हमने सेफगार्ड प्रोवाइड किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या वेरियस लॉ या एक्ट के थ्रू। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस गिवन है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इन फैक्ट्स को देखेंगे, देन अलग अलग रूल्स के बारे में हम बात करेंगे, और इससे हम कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकालेंगे और क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अंडर हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो पहला है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जहां पर पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट किया है कि गवर्नमेंट यानी स्टेट शैल मेक सर्टेन प्रोविजन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं उनकी बेटरमेंट के लिए कुछ प्रोविजन बनाने की बात की गई है 15 क्लॉज 3 में। इसके अलावा आर्टिकल 23 एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उससे डील करता है, फोर्स्ड लेबर से डील करता है। तो कहीं ना कहीं उसको प्रोहिबिट करता है आपका आर्टिकल 23। और ये हालांकि मैंने आपको प्रॉब्लम बताई नहीं थी, बट ये 0 से लेके 35, 40 इस उस दौरान ये प्रॉब्लम मेजरली आपको देखने को मिलती है। मीन्स दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जहाँ पर पहले तो ये लगा लीजिए कि सेक्सुअल लेबर के तौर पे इनसे काम करवाया जाता है, और बाद में हो सकता है इनके बॉडी पार्ट को भी कहीं ना कहीं किसी लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह में बेचा जाए। तो वो चीज़ें भी देखने को मिलती है। देन DPSPs में भी कुछ हमने प्रोविजंस के रखे हैं इसके बारे में। जैसे DPSPs में आर्टिकल 39 क्लॉज A कहता है दैट वी शुड इंश्योर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू एवरीवन, वेदर चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। इसी में आर्टिकल 39 क्लॉज D में ये कहा जाता है कि देयर शुड बी इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वुमेन। ऑल्दो इसको हम सिक्योर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, बट येस दिस इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देन अंडर आर्टिकल 51A क्लॉज E के अंडर ये कहा जाता है कि हम ऐसी सभी तरह की प्रैक्टिसेस को बंद करेंगे जिससे ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हो। कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी को कम करने वाली जो भी हमारी एक्सरसाइज है, कल्चरल एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिसेस, हम उन्हें रोकेंगे। अब ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में आते हैं। तो यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और 4 दोनों में इनके बारे में मेंशन है। ऑल्दो पार्ट 4 और 4A दोनों में इसके बारे में गिवन है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप लिख सकते हैं, दैट इज DPSPs में मटरनल रिलीफ के बारे में भी बोला गया है, तो उसको भी आप ऐड कर लेना। देन जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लोकल बॉडीज़ है, उनमें भी रिजर्वेशन की बात की गई है। तो ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके थ्रू हम सिक्योर करने की बात करते हैं वुमेन जस्टिस को।
यानी सोशल जस्टिस फॉर वुमेन कैन बी ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम दीज कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर आपको कुछ एक नाम भी पता होने चाहिए जिसको आप यूज कर सके अगर आपको कभी भी बात करनी हो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। जैसे सिंधु ताई, आपको इनके बारे में पता होगा, इन्हें पद्मश्री मिला था, जिन्होंने ऑर्फन बच्चों को पालने के लिए कहीं ना कहीं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसके अलावा इन्वायरमेंटलिस्ट की बात करें तो तुलसी गौड़ा, जिन्हें पद्मश्री मिला था 2021 में, इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता था, तो आप इनके बारे में भी याद रख सकते हैं। डिफेंस में बात करें तो अवनी चतुर्वेदी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई सोलो फाइटर प्लेन, जिन्होंने मिग 21 मिशन उड़ाया था। स्पोर्ट्स में बात करें मैरी कॉम, पीवी संधू, आप वुमेन क्रिकेट टीम की बात कर सकते हैं। तो इनके बारे में आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आंसर में वेटेज आएगी, क्योंकि गिवन द अपॉर्चुनिटी वुमेन ने हर बारी परफॉर्म करके दिखाया है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फर्स्ट वुमेन चीफ जो थी, चीफ इकोनॉमिस्ट IMF की, गीता गोपीनाथ, वो भी कहीं ना कहीं एक औरत ही है जो भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। मदर टेरेसा, आप सोशल इन्वायरमेंट में बात करते तो शी इज द नंबर 1। देन टेसी थॉमस, जिन्होंने अग्नि 5 मिसाइल को बनाने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एजुकेशन में शकुंतला देवी, यू कैन शानानु धाका। इसके अलावा इस बार आप देखेंगे कि टॉप 3 UPSC की जो रैंकिंग आई है उसमें तीनों ही फीमेल हैं, फीमेल कैंडिडेट। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन चीज़ों को डाल सकते हैं, जिससे आपका आंसर थोड़ा बेटर हो सकता है, कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक लगेगा आपका आंसर। ऑल्दो मैं मानता हूं कि कई बार इसको लिखने का स्कोप नहीं होगा, बट जहां आपको स्कोप दिखे तो वहां पर इस तरह के आप नाम को यूज कीजिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटस वगैरह, कुछ फैक्ट्स के बारे में, ताकि इसे हम यूज कर सके। इसमें से कई डाटा आपको चेंज करना पड़ेगा 2021 का सेंसस आएगा उसके बाद, क्योंकि अभी भी ये कंडक्ट नहीं हुआ है 2022 में भी, और आने वाले सालों में ये कंडक्ट होगा। और जब भी आपका मेंस होगा तो उस रिस्पेक्ट में, उस हिसाब से अपने डाटा को कहीं ना कहीं अपग्रेड कर लेना। ऑल्दो एवरेज लिटरेसी रेट भारत के 74% के आसपास, मतलब 100 में से 74% हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सब कुछ आता है, इसका मतलब ये है कि वो अपना नाम लिख सकते हैं, किताबें कुतुबें थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक ने MBA कर रखी है, BA कर रखी है, कुछ ग्रेजुएशन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सेम सिंपल सी चीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह कर सकते हैं, अपना नाम पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। लिटरेसी इसे ही कहते हैं भारत में। देन यहाँ पर फीमेल में और मेल में आपको एक गैप देखने को मिलता है, दैट इज मेल के अंदर लिटरेसी रेट 82% के आसपास है, और फीमेल में ये घटकर 65 हो जाती है। अब इसी को कहीं ना कहीं अगर हम इम्प्रूव करें तो इससे हम बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने इसी के लिए कस्तूरबा गांधी स्कूल भी खोले हैं। अब इसी के लिए आप देखते हैं कि फीमेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय में भी। तो इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। जैसे साइंस में इनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम भी हैं, इनकी अलग से कोचिंग वगैरह की भी व्यवस्था की जा रही है, सो दैट ये साइंस एंड टेक जैसी चीज़ों को अपनाएं। तो वहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं, बट धीरे धीरे एंड रिजल्ट मिलेगा। बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि लिटरेसी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब अच्छे रिजल्ट क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर एजुकेशन इंप्रूव होगी तो इससे वुमेन्स को अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पता लगेगा, इकोनॉमिक राइट्स के बारे में पता लगेगा, एंड सोसाइटल राइट्स के बारे में पता लगेगा। अगर इन तीनों फ्रंट पे हम काम करेंगे तो इससे सोशल जस्टिस को हम सिक्योर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक आजकल की डेट में एक और प्रॉब्लम भी आती है, जब साइबर को हम यूज़ करते हैं, साइबर इन द सेंस कि जब इंटरनेट वगैरह को हम यूज़ कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी भी एक मेजर थ्रेट है। जैसे मैंने एक इंस्टांस सुना है, आपने भी शायद उसके बारे में पता किया हो, कुछ फीमेल हेट्रेड के कारण, किसी पर्टिकुलर सेक्ट की जो फीमेल है उनसे हेट्रेड के कारण एक पर्सन ने बुली बाई ऐप बनाया, जहां पर पर्टिकुलरली एक ही कम्युनिटी की फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता था, उनकी बाइंग एंड सेलिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही थी। बट एक्चुअल में यहाँ पर उनकी जो फेसबुक प्रोफाइल है या कहीं और जहाँ पर उनकी इमेजेस पड़ी है, उनको यूज़ किया जा रहा था। तो वो भी एक इशू है जो मेरे को अभी लगा कि मेरे को बताना चाहिए आपको। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू जिसको आपको ध्यान में रखना है, और इसके बारे में हम बात करेंगे एंड में कि कैसे इस चीज़ को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देन सेक्स रेशो की बात की जाए तो भारत में अभी सेक्स रेशो 940 पर 1000 मेल के हिसाब से चल रहा है, मतलब 940 फीमेल्स देखने को मिल रही है। तो ये रेशो जो है
ये काफ़ी कम है। आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं इसकी वजह से, बिकॉज स्क्रूड सेक्स रेशियो है जिसकी वजह से वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं जैसे रेप जैसी घटनाएं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। देन इसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है चाइल्ड सेक्स रेशियो, क्योंकि मेटासन प्रेफरेंस है जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो हाल के सालों में 927 से घटकर 918 हो गई है। अब ये भी चिंता का विषय है बिकॉज आने वाले समय में इसके कारण और भी आपके फीमेल के अगेंस्ट जो वायलेंस के केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स वगैरह लॉन्च भी किए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहीं ना कहीं डिजिटल डैशबोर्ड लगाने की बात की गई है जिससे आप लाइव डैशबोर्ड के थ्रू ये जान सकते हैं कि कहाँ पर किस एरिया में क्या सेक्स रेशियो चल रहा है, और खासकर यहाँ पर फोकस किया गया है हरियाणा और पंजाब जैसे एरिया में। नाउ वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें वुमेन्स की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये डाटा 2019 का है बिकॉज गवर्नमेंट इतनी रिसेंटली इसको डाटा को पब्लिश नहीं कर रही थी, तो इस वजह से ये डाटा हमें पुराना देखने को मिल रहा है। अभी हाल के समय की बात करें तो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अराउंड 20% के आसपास है। ऑल्दो ये पहले 30% हुआ करता था, अब घट गया है। अब इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक रीजन सुना होगा, गवर्नमेंट अक्सर देती है कि क्योंकि जो फीमेल हैं वो ज़्यादा हायर स्टडीज़ के लिए जा रही हैं, जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में फीमेल का पार्टिसिपेशन कम देखने को मिल रहा है आपको इकोनॉमी में। दूसरा रीज़न ये कहती है गवर्नमेंट कि भैया क्योंकि पर कैपिटा इनकम फैमिली की इंक्रीज हो गई है, तो पहले जो फीमेल्स खेतों में काम किया करती थी एज ए एग्रीकल्चर लेबर, उन्होंने अब लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन करना बंद कर दिया बिकॉज मेल्स कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ पार्टनर बच्चों का ख्याल रखे। तो इसके अलावा और नॉर्मली भी बहुत से कारण हैं, अब ये कितने सच है कितने झूठ इसके ऊपर तो गवर्नमेंट सर्वे करके ही बता सकती है, बट यस इसके अलावा कहीं ना कहीं डोमेस्टिक ड्यूटीज़ फीमेल्स के पास है, घर का खाना बनाना, एल्डरलीज की सेवा करना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना, और इसकी वजह से वो लेबर फोर्स मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। देन सोशल स्टिग्मा भी देखने को मिलता है। अब देखिए अगर लेडीज़ को जॉब करने भेजे तो औरत की कमाई खाता है, अगर ना करने को भेजे तो ये हो जाता है कि भैया औरत को घर में बांध के रखता है। तो इस तरह के स्टिग्मा देखने को मिलते हैं। वुमेन एम्प्लॉयमेंट एक कहीं ना कहीं भारतीय सोसाइटी में बड़ा डेलिकेट सा टॉपिक है। जैसे घर की जो बड़ी औरतें भी हैं, जैसे सास होगी, दादी सास होगी, ये भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि सोशल स्टिग्मा भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं भारतीय सोसाइटी में। साथ के साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स के अंदर भी ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड है कि भैया फीमेल है तो शादी के बाद जॉब छोड़ देगी, तो क्यों इनके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, क्योंकि अगर किसी मेल के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा समय तक उनकी कंपनी में रहेगा। तो वो भी एक सोच है। दूसरा, मटरनल लीव्स देनी पड़ेगी फ्रिक्वेंटली, आज मेरी सास आ गई, आज मेरे घर में इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इन कारणों से फ्रिक्वेंटली छुट्टी ली जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की जो आउटपुट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, या वैसे जो लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से अक्सर ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयर फीमेल को जॉब में नहीं रखता है। देन जेंडर गैप रिपोर्ट्स की बात की जाए तो अभी हाल के सालों में हमारा जो जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर जो स्थान है वो कंटिन्यूसली स्लिप कर रहा है। अब ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए ये जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इसको पब्लिश करती है। अभी हाल की जो रिपोर्ट है 2022 की, ये डाटा थोड़ा पुराना हो गया, 135 रैंक किया गया है हमें 146 कंट्रीज में से। ऑल्दो थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 2021 में हमारा स्कोर था 0.625, अभी ये बढ़कर 0.629 हो गया है। अगर नीचे से बात की जाए तो हम 17वें नंबर पे आते हैं। ऑल्दो कुछ अच्छी पोजीशन तो नहीं है, बट खैर फिर भी अगर हम बात करें, अब यहाँ पर किन किन पिलर्स के ऊपर फोकस किया जाता है तो 3 पिलर्स हैं। पहला पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। तो यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर हेल्थ के ऊपर भी फोकस है। तो ये 4 पिलर्स में किस तरह का हमारी परफॉर्मेंस रही है, इनको थोड़ा याद कर लेना, आने वाले टाइम में आपको हेल्प कर सकती है। तो पहले हमारा यहाँ पर रैंक हुआ करता था 48, अब यहाँ पर हमारे रैंक में कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिला है क्योंकि फीमेल का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन कम हो गया है। तो इस वजह से अब हमारा रैंक है 51 के आसपास।
पहले इसमें जो हमारा स्कोर हुआ करता था वो हुआ करता था 0.267, अब ये स्कोर कहीं ना कहीं 0.276 हो गया। अब आपको क्या ये स्कोर याद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जिनका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो डेफिनेटली उन्हें याद रखना चाहिए। बाकी कैन रिमेंबर द रैंक ओनली, वो मेंस में उतना भी काम चल जाएगा। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हम बहुत ही वाहियात परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा रैंक है 143 और यहाँ पर हमारा स्कोर है 0.350। अभी हाल के दिनों में इसमें रैंक हमारा 151 हो गया और इसमें कहीं ना कहीं अभी भी पार्टिसिपेशन में और कमी देखने को मिली है। तो रैंक यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कोर है हमारा 0.326। एजुकेशनल अटेनमेंट की अगर बात की जाए तो रैंक पहले 107 हुआ करता था, अब बढ़कर 114 हो चुका है। इसमें भी कहीं ना कहीं पहले 0.961 हुआ करता था हमारा स्कोर, अब बढ़कर 0.962 हो गया है। अगर बात की जाए हेल्थ एंड सर्वाइवल की तो पहले 146 हुआ करता था रैंक, और जहां पर हमारी जो स्कोर था वो था 0.937, अब स्कोर उतना ही है बट रैंक चेंज हो गया है 155। तो एक्चुअल में ये बेंचमार्क क्रिएट कर रहा है कंट्रीज के लिए कि कैसी आपके यहाँ पर जेंडर पैरिटी है। और इसमें 1 का मतलब है जेंडर पैरिटी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, 0 का मतलब है इम्पार्शियलिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ भारत का स्कोर कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट हाँ आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिया का स्कोर इंप्रूव हो जाए। अब जैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की जाए तो आइसलैंड नंबर 1 पे आता है, बांग्लादेश इवन हमसे अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज बांग्लादेश की जो टॉप लीडर है यानी शेख हसीना, वो काफ़ी समय से रूल कर रही है वहाँ पर फीमेल डोमिनेट करती है एज ए प्रधानमंत्री, तो उस वजह से उनका रैंक वहाँ पर अच्छा है। तो ऐसे ही बाकी चीज़ों में भी आप देख लेना कौन कौन सी कंट्री ने कहाँ पर इंडिया को बीट किया है, इससे आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि कहाँ हमें फोकस करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट जेंडर गैप रिपोर्ट। देन सेक्सुअल हरासमेंट की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 35% जो वुमेन है, जो उनका जितनी भी टाइम जॉब वगैरह पे रही हैं, 35% वुमेन्स ने इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने वर्क के टाइम पे कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट को फेस किया है। इसके अलावा हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो 50% जो हमारी वुमेन्स हैं वो एनामिक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। आयरन की कमी है, खून की कमी है। ऑल्दो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी देखने को मिली है, दैट इज़ फेयरली गुड। अगर हम बात करें 2014 से 16 के बीच की, तो पहले हमारे यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था 130, अब ये घटकर 113 हो गया है। तो इनके बारे में आप याद रखना, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन यूज इन एग्जाम। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने आपको इन्वायरमेंट में करवाए और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दीज आर द टारगेट्स जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे दुनिया को अच्छे रास्ते पे लेके आ सके, जहाँ पर हमारे आज के जो रिसोर्सेज हैं हम उसे इस तरह से इस्तेमाल करें कि फ्यूचर के रिसोर्सेज के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। तो यहाँ पर जो SDG गोल 5 है वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। अब बात की जाए डोमेस्टिक वायलेंस की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑलमोस्ट 1/3 जो इंडियन पॉपुलेशन है वुमेन की, जो कि 15 से लेकर 49 की एज ग्रुप में है, उन्होंने कभी ना कभी फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल वायलेंस को फेस किया है। अब इमोशनल वायलेंस आपको ना समझ में आए तो जब पति ऊंची आवाज़ में अपनी पत्नी से बात करता है, दैट इज़ इमोशनल वायलेंस। अब इसके लिए ऑल्दो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, अगर आपको पता हो महिला पुलिस वॉलंटियर के बारे में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिटी बेस्ड वुमेन के डिस्ट्रेस कॉल को रजिस्टर करने के लिए, जैसे गांव के अंदर कोई एक वुमेन को महिला पुलिस वॉलंटियर बना दिया और उसको काम क्या दिया कि अगर किसी को कोई शिकायत करनी हो तो आपके पास आके ये शिकायत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए रिलीफ के लिए यहाँ पर काम किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। देन पॉलिटिकल एक्सक्लूजन के बारे में बात की जाए तो लोकसभा में करंटली सिर्फ और सिर्फ 14% सीट्स किसके पास है, वुमेन्स के पास है। और यहाँ पर भी आप ये देखिए कि इनके पास कोई अच्छी मिनिस्ट्रीज वगैरह बहुत कम है। अगर एक दो को छोड़ दीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को छोड़ दीजिए, तो बाकी जैसे डिफेंस वगैरह और बाकी चीज़ें बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर वुमेन्स को कहीं ना कहीं इस फील्ड में रखा गया हो। राज्यसभा की बात की जाए तो सिर्फ 25 यानी कि 10% सीटों पे ही आपको फीमेल देखने को मिलती है। स्टेट असेंबली में ये आंकड़ा गिर के 9% के आसपास हो जाता है। ऑल्दो अगर हम बात करें तमिलनाडु की, केरला की, जहाँ पर इतनी पढ़ी लिखी जनता है, वहाँ पर भी इनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है। तमिलनाडु में 5% है और केरला में तो आप लगा लीजिए 10% के आसपास ही है, मतलब 10% भी नहीं है।
तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनका पॉलिटिकल एम्पावर होना ज़रूरी है। बट क्या इसके लिए रिजर्वेशन एक सोल्यूशन है? गवर्नमेंट बिल लाने की बात तो करती है, अभी तक लोकसभा में, राज्यसभा में आपका पास हो चुका है और पेंडिंग है लोकसभा में। बट बात यह है, क्या इस बिल से वाकई में कुछ बदलाव आएगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शायद आप सभी ने एक सीरीज देखी होगी, पंचायत सीरीज। पंचायत सीरीज में आपने देखा होगा सरपंच पति का कॉन्सेप्ट। अगर यहां पर हम रिजर्वेशन का बिल ले भी हैं, कुछ सीटें रिजर्व कर भी दे वुमेन्स के लिए, तो ये एक्चुअल में उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए वर्क करेगी या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। कहीं ना कहीं इसमें डायलेमा है। डायलेमा ये है कि कहीं ना कहीं ये रबर स्टैंप या फर्जी रिप्रेजेंटेटिव बन के रह जाएंगी, जहां पर एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रही होंगी अपने पति, भाई या पिताजी को। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको अगर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि कैसे हम एक्चुअल में वुमेन पार्टिसिपेशन इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ाएं, उसके ऊपर फोकस करें, तो इससे बेटरमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे अगर हम वुमेन्स में उनके पॉलिटिकल राइट्स को लेकर जागरूकता लाएं, यानी कि वुमेन कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं रेज करने की कोशिश करें, तो इससे जो एंड रिजल्ट है उसको हम अटेन कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। देन कम्स एक्सटेंडिंग मैटरनिटी लीव ड्यूरेशन। अब यहां पर इस एक्ट को एक बार हम देख लेते हैं। कहीं ना कहीं ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसके की प्रोविजंस वगैरह को हम डिटेल में देख लेते हैं। हो सकता है प्री और मेंस में इसके बारे में पूछा जाए, ऑल्दो प्री के बारे में तो पहले भी पूछा जा चुका है, बट मेंस में अभी भी ये पेंडिंग है। कहीं ना कहीं इसके बारे में पूछा जा सकता है, या हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी ऐसे में हो, चाहे आप सोसाइटी का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या सोशल जस्टिस का। तो पहली बात तो यहाँ पर हमने कोशिश ये की है कि मैटरनिटी बेनिफिट की जो पहले 12 वीक्स की छुट्टी मिला करती थी, उसे बढ़ाकर 26 वीक कर दी गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि यहाँ पर हमने एक्सटेंड किया है अडॉप्टिंग मदर और कमीशनिंग मदर के लिए भी जो मैटरनिटी बेनिफिट है उनको। अब यहाँ पर ऑल्दो ये वीक 26 नहीं रहेंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। देन यहाँ पर हमने कोशिश ये की है कि वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन अगर ज़रूरत हो तो इसे एक्सरसाइज किया जा सके, इवन जब 26 वीक कंप्लीट हो चुके हो। कोई भी आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पर क्रेच की फैसिलिटी मैंडेटरी है, जहाँ पर मदर एक दिन में 4 बार जा सकते हैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए और उसकी देखभाल के लिए। साथ के साथ एम्प्लॉयर्स की ये ड्यूटी लगाई गई है, मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो एजुकेट करे वुमेन्स को अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट्स। अब बात यह है कि कोई भी एक्ट में अमेंडमेंट वगैरह आते हैं तो उसके साथ में कुछ इश्यूज भी रह जाते हैं, तो हम उन इश्यूज को भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इश्यूज हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं पैटर्नल लीव्स के बारे में बात नहीं कही गई है। जैसे माँ की जिम्मेवारी जितनी होती है बच्चे के लिए, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं फादर की भी होती है। तो यहाँ पर पैटर्नल लीव्स को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। पैटर्नल लीव्स आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं इक्वल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक आप ये कह सकते हैं उदाहरण है, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमने रफली इग्नोर किया है। अगर हम बात करें 90% जो इंडियन वुमेन्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं ना कहीं काम करती है। 90% आई एम टॉकिंग अबाउट कि इन लेडीज़ को कहीं ना कहीं मैटरनल बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, मैटरनल लीव्स के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कोशिश उसके ऊपर भी करनी चाहिए थी कि कैसे हम उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रही हैं महिलाएं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में जोड़ सकें। अब यहाँ पर एक इशू और भी है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, इसमें कुछ मदर्स के लिए न्यूट्रिशन वगैरह के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह निकाली गई थी। हम उन्हें ही ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, तो इन्हें इम्प्लीमेंट करने में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी जान लेते हैं। एक कंपनी है ह्यूमन रिसोर्स कंपनी, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पहले की तुलना में हमें गिरावट देखने को मिली है वुमेन एम्प्लॉयमेंट में। अब इसके पीछे रीजंस के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जिन सेक्टर्स में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है उन 10 में से 5 सेक्टर में कहीं ना कहीं वुमेन एम्प्लॉयमेंट में कमी देखने को मिली है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, जो एम्प्लॉयर्स हैं इनके अंदर अवेयरनेस इतनी नहीं है। यहाँ पर मेजर रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के अंदर इसके लिए जागरूकता कम देखने को मिल रही है। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरी चीज़, कंपनीज में ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हम महिलाओं को रखते हैं अपनी कंपनीज में, तो इससे फाइनेंशियल कॉस्ट जो है कंपनी की, या जो मॉनेटरी टर्म में अगर हम बात करें, वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
अगर वो पैसे इंक्रीज हो जाते तो इससे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपकी कंपनीज हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी, और प्रॉफिट कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर उसका मेन मोटिव है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको डिफीट कर देती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसलिए फेल हो जाती है। आप एक बात मान के चलिए, आपने एक कंपनी स्टार्ट की है ABC कंपनी, आपको पता है आपकी कंपनी की महिला प्रेग्नेंट है या शादी होगी उसकी, कभी भी वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप मान के चलिए कि वो कंपनी कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से उन्हें जॉब से निकालने की कोशिश करेगा, सो दैट उन्हें वो 26 हफ्तों की पेड लीव ना देनी पड़े। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वुमेन्स की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें कमी देखने को हमें मिली है। अब यहाँ पर सोल्यूशन इसका ये था कि गवर्नमेंट अवेयरनेस जनरेशन क्रिएट करे, और साथ के साथ जो मॉनेटरी टर्म है, यानी कि जो 26 हफ्तों की जो लीव है, इसमें ऑल दो गवर्नमेंट कुछ 1% तो पैसा पे कर रही है, बट एक सर्टेन अमाउंट तक। अब मान लीजिए कोई कंपनी की CEO है, उसकी सैलरी ही मान लीजिए 1-1.5 लाख या 10 लाख रुपए महीने की है। अब ये 10 लाख रुपए महीने गवर्नमेंट नहीं पे कर रही, यहाँ पर गवर्नमेंट मात्र 4-5 हज़ार 10 हज़ार तक पे कर देगी। बट गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान लाने की ज़रूरत है जहाँ पर हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकें। तो कोई ना कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आना चाहिए ताकि महिलाओं से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकें। तो पहली चीज़ अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर फोकस करना है। दूसरी चीज़ सम सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट यहाँ पर कंपनीज को भी देना चाहिए, चाहे आप टैक्स में रिबेट दे दीजिए। जैसे जो कंपनीज हैं, जैसे मान लीजिए एक ABC कंपनी, इसकी CEO थी, इसकी 10 लाख सैलरी थी। अब आप कंपनी को कह दीजिए ठीक है, आप जो भी पर्सन है, जो भी कंपनी है, वो अगर अपने महिला कर्मचारियों को इस तरह की लीव्स देती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको X अमाउंट का टैक्स रिबेट मिल जाएगा। तो इससे कंपनीज कहीं ना कहीं विलिंगली इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगी। तो इस तरह के इनोवेटिव सोल्यूशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करने की भी ज़रूरत है। अब इस एक्ट के ऊपर फिर से वापस आएंगे, बट इससे पहले भी हमारे पास कुछ और एक्ट्स हैं या कुछ और प्रावधान है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनको भी जान लेते हैं। जैसे महिला E-हर्ट के बारे में आपने सुना होगा। E-हर्ट क्या है? यहाँ पर कहीं ना कहीं जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक ऑनलाइन हमने डिजिटल मार्केट क्रिएट की है, जिससे वुमेन्स अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केट में बेच सके। तो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए महिलाएं इस पोर्टल का यूज़ कर सकती हैं। देन न्यू पासपोर्ट रूल लेके आए हैं जहाँ पर फादर नेम इज़ नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर मान लीजिए कोई महिला है, उसका डिवोर्स हो चुका है, या कोई सिंगल मदर है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि फादर नेम मेंशन करना पहले बच्चों के लिए मैंडेटरी था, तो जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट नहीं बन पाता था उनके बच्चों का। तो यहाँ पर इस तरह के रूल्स को अब बंद कर दिया गया है, इस तरह के प्रैक्टिसेस को अब कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। देन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब यहाँ पर हम डाउरी से रिलेटेड कुछ एक्ट लेके आए थे, ऑल्दो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी आज भी डाउरी जैसी प्रथा भारत में चलती रहती है, और आज इसको नाम दिया जाता है गिफ्ट्स। अब अगर आपको यहाँ पर डाउरी के रेट्स में कहीं ना कहीं डाउरी रिलेटेड डेथ्स के रेट में भी कमी लानी है, तो आपको बहुत सी चीज़ें करनी होंगी। आप सिर्फ एक्ट ला के इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकते। आपको उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे डाउरी हर आपको रिलीजन में देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये हिंदुइज्म का ही पार्ट है, मुस्लिम्स में भी देखने को मिलती है, बाकी धर्मों में भी देखने को मिलती है। ऑल्दो कुछ धर्मों में कम होगी, कुछ में ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट कहीं ना कहीं ये लालच हर इंसान के मन में होता ही है कि अगर हम बच्चे का ब्याह कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें गिफ्ट तो उसमें मिले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें फोकस करना होगा बिहेवियरल चेंज के ऊपर, जहां पर हम सोसाइटी में इस तरह की वैल्यूज को इनकलकेट करें जिससे डाउरीज आने वाले टाइम में बच्चे ही ना लें। जो मेल हैं वो खुद ही इस चीज़ के लिए मना कर दें। अब इसके लिए आप कुछ कैंपेन रन कर सकते हैं, कुछ उस तरह की चीज़ें रन कर सकते हैं। तो बिहेवियरल चेंज के साथ साथ आपको वैल्यूज़ भी, फैमिली वैल्यूज़ में ये इनकलकेट करनी होगी कि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। तो उसके ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं। देन लॉ आया है, बट लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हमें और बेटर करनी होगी। पहली चीज़, यहाँ पर कई फेक केसेस भी देखने को मिले हैं ऑल्दो, बट हमें कोशिश ये करनी है कि जो केसेस न्यायपूर्ण हो, जहाँ पर हमें लगता है कि गलत हुआ है किसी के साथ, वहाँ पर जस्टिस सिक्योर करें। प्रॉब्लम क्या आती है जस्टिस सिक्योर करने में कि कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पुलिस की प्रोसीडिंग्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इन सभी तरह के लूप होल्स को हमें कहीं ना कहीं कम करना होगा, जिससे हम इस एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें सुधार ला पाएंगे। देन हमने सबल स्कीम भी लॉन्च की है। सबल स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इतनी तो नहीं है, बट फिर भी
यहाँ पर हम लाइफ स्किल्स देने की बात कर रहे हैं वुमेन्स को, साथ के साथ उनके न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस करें। और यहाँ पर फोकस है स्कूल गर्ल्स के ऊपर और वर्किंग वुमेन्स के ऊपर, मतलब जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स में रह रही हैं और जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यू देनी है, उनके स्किल्स इनहेंस करने, सो दैट उनका एम्प्लॉयमेंट रेट हम इम्प्रूव कर सकें। देन सेक्सुअल हरासमेंट ई बॉक्स, अब ये क्या है भला? इसे सी बॉक्स के नाम से आप जानते हैं। अब ये शी बॉक्स करता क्या है? मान लीजिए किसी भी तरह की वुमेन्स को प्रॉब्लम आ रही है अपने वर्क स्टेशन पे या कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी किसी भी तरह की हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिलती है, तो उन वुमेन्स के लिए यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, वुमेन सेफ्टी डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, वो इस पोर्टल को डायरेक्टली एक्सेस करती है और उनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट स्कीम थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सभी को पता होगा कि इंडिया में बहुत से सेक्सुअल ऑफेंडर्स ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनका एक डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। डाटाबेस से हेल्प क्या मिलेगी? जैसे मान लीजिए ऊबर में कोई नौकरी कर रहा है ड्राइवर, हम अमूमन देखते हैं कि ऊबर में महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है। जैसे मैं अभी रिसेंट टाइम का एक केस के बारे में बताता हूँ। दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास एक कैब हायर की गई एक लड़की के द्वारा जो 23-24 साल की थी, जो यूके से आई थी। वहाँ पर जो कैब ड्राइवर था उसने कहीं ना कहीं अपना मेल पार्ट वुमन को फ्लैश किया और लाइक मेस्टुबेट कर रहा था कैब में ही वुमन के सामने, तो वो वुमन वापस चली गई अपने देश। बट इस तरह के जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं इनके लिए एक नेशनल डाटाबेस क्रिएट करने की बात की जा रही है, मतलब की गई है। अब देखिए नेशनल डाटाबेस क्रिएट करने से फ़ायदा क्या है? देखिए गवर्नमेंट जो है, खासकर पुलिस, जब भी वो इंक्वायरी वगैरह करते हैं और उन्हें पता लगता है कि कोई सेक्सुअल ऑफेंडर है, तो उसका नाम जो है, उसके फिंगरप्रिंट्स, एड्रेस, फोटोग्राफ, उन डिटेल्स को कहीं ना कहीं हम कलेक्ट कर लेते हैं, खासकर उन कन्विक्ट्स की जो कि कोर्ट से सजा पा रहे हैं, सो दैट जब उन्हें सोसाइटी में वापस रिलीज़ किया जाए तो कभी भी अगर वो सोसाइटी के लिए थ्रेट हो तो हम उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। देन स्किल इंडिया मिशन। अब स्किल इंडिया मिशन में हम क्या कर रहे हैं? वैसे तो ये सभी के लिए है स्कीम, बट यहाँ पर हम फोकस ये कर रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को सिक्योर कर सकें हम वुमेन्स के लिए, और यहाँ पर उनके स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रही है गवर्नमेंट। अब वुमेन्स एंटरप्राइजेस को कई बार बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उनकी जो क्रेडिट की जो इशू है, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो इशू है, इसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई है। साथ के साथ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। आप इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेना अगर चाहें तो। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि कैसे हम वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर सकें, उसके ऊपर हमारा फोकस है। देन स्वच्छ विद्यालय मिशन, जहाँ पर हम इंश्योर कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक फंक्शनल टॉयलेट देखने को मिले लड़कियों के लिए। देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई उसमें बता चुका हूँ कि यहाँ पर कुकिंग फ्यूल को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, खासकर उन वुमेन्स के लिए जो फायरवुड के ऊपर या बायोमास के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इस एक्ट में भी अपने आप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इसको भी हम समझेंगे। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 लॉन्च की गई है, उसमें प्रायोरिटी पे रखा गया जेंडर इक्वालिटी को, जहाँ पर हम इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट। यहाँ पर हम एम्फिसाइज कर रहे हैं सोशली और इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं उनको हम कैसे एजुकेशन का एक्सेस इंप्रूव कर सकें, तो उसके ऊपर भी हमारा पूरा फोकस है। देन गवर्नमेंट एक एम्ब्रेला स्कीम लेके आई है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, जिसे हम कहते हैं मिशन शक्ति। इसमें जो भी वुमेन अपनी लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम को फेस करती है, तो उसके अंदर हम कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन्स को एज अ को इक्वल पार्टनर प्रमोट कर सकें नेशन बिल्डिंग में। और यहाँ हम कोशिश ये करें कि कोई अलग से स्कीम ना लॉन्च करके सभी जो स्कीम्स हैं उनको एक जगह कन्वर्ट करके बेटर वे में उसमें पार्टिसिपेटिव अप्रोच के थ्रू हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट अस कम टू दी, एक एक करके इन एक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं जो हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब सबसे पहला एक्ट है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। अब इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, इसके बारे में सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए होता क्या था कि मुस्लिम्स में कहीं ना कहीं इंस्टेंट तलाक की एक रिचुअल चलती थी, जिसे हम तलाक इबादत कहा करते थे। अब तलाक इबादत में होता क्या है इसको समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई पति अब्रॉड रह रहा है, उसके साथ वुमेन फ़ोन पे बात कर रही है, तो फ़ोन पे भी अगर 3 बार तलाक 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 कह दिया जाता था तो ये तलाक कहीं ना कहीं मंजूर कर लिया जाता था। मान लीजिए
कहीं पर अगर मेल का अफेयर वगैरह चल रहा है उस केस में भी मैसेज कर दिया या फ़ोन कॉल पे या रिटर्न में कहीं भेज दिया या सामने से भी कह दिया तो इंस्टेंटली उस वुमन को तलाक दे दिया जाता था और इसे वापस नहीं किया जा सकता था। इस तलाक को कहीं ना कहीं वापस नहीं किया जा सकता था। अब प्रॉब्लम इससे क्या आती थी? प्रॉब्लम इससे ये आती थी कि मुस्लिम वुमेन्स में हम ये देखते हैं कि लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं कम है। अब क्योंकि लिटरेसी रेट कम है तो इस वजह से इनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है यानी इकोनॉमिक जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है वो स्टेगनेंट है। पढ़े लिखे हैं नहीं, जॉब है नहीं, रोजगार है नहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हार्डशिप का फेस करना पड़ता था अगर एकदम से इंस्टेंटली आदमी यानी कि हस्बैंड तलाक दे देता था तो इसके बाद बच्चों को पालना और खुद को संभालना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो अक्सर मुस्लिम वुमेन्स इनका विरोध किया करती थी। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया आप किसी भी फॉर्म में अगर ट्रिपल तलाक देते हैं तो ये कहीं ना कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यहाँ पर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है उस इंसान को जो किसी भी तरह से तलाक इबादत प्रैक्टिस को परफॉर्म करता है। यहाँ पर जो मुस्लिम वुमेन्स है कहीं ना कहीं उन्हें इकोनॉमिक राइट्स दिए गए, उनको जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो देने की बात की गई है। जो उनके डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा हस्बैंड के द्वारा। और जो माइनर चिल्ड्रन है उसकी कस्टडी वैसे तो माँ के पास रहेगी बट बाकी मजिस्ट्रेट भी डिसाइड कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका नुकसान क्या है, इन दोनों चीज़ों को हम देख लेते हैं। बेनिफिट ये है कि जो लाखों महिलाएं हैं मुस्लिम वर्ग से जो बिलोंग करती हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं अब एकदम से उनकी छत नहीं छिनेगी, उनकी इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है दूसरों के ऊपर वो नहीं छिनेगी। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि क्या इसका कोई और पोटेंशियल सोल्यूशन निकल सकता था कि कोर्ट के थ्रू या यहाँ पर इस तरह से एक्ट लाकर ही ये एक सोल्यूशन निकल सकता था। तो मेरा मानना है कि इसमें 2-3 चीज़ें अगर हम करते तो रिजल्ट्स और बेटर हो सकते थे। पहली चीज़, हम धर्म गुरु यानी कि धार्मिक गुरुओं को एक साथ लेकर यानी कि कहीं ना कहीं उनका एक सम्मेलन कंडक्ट करके वुमेन्स की परेशानियों को समझाकर उन्हें अपनी तरफ कर सकते थे। अब अगर मान लीजिए ये राज़ी ना होते तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते थे, मुस्लिम पॉपुलेशन को इसके बारे में अवेयर करके हम वहाँ से कहीं ना कहीं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते तो और बेटर रिजल्ट आते। तीसरी चीज़, हम एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को कहीं ना कहीं मुस्लिम्स में प्रमोट करते, खासकर वुमेन्स में। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को जो उनके पोटेंशियल जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं हम उनको सिक्योर कर सकते थे। तो हमें वैसे सोसाइटल चेंज जब भी लेके आना हो सोसाइटी में हमें कोशिश करनी चाहिए बॉटम अप अप्रोच के बारे में, ना कि टॉप डाउन अप्रोच। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इतिहास गवाह है जब भी हमने कभी भी किसी धर्म के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है तो वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत आती है। जैसे आप 1857 का रिवोल्ट देख लीजिए। क्यों हुआ था वो रिवोल्ट? बिकॉज वहाँ पर आपको देखने को मिला था कि अंग्रेजों ने एकदम से बहुत से धार्मिक प्रैक्टिसेस में चेंज लेके आए थे। अब यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम यूथ को एजुकेट करते और उससे ये चेंज आता, सोसाइटी के विद इन ये चेंज आता, तो इसे इम्प्लीमेंट करने में हमें कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलती। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें प्रमोट करना चाहिए था। हमें हमेशा हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सॉफ्टवेयर से भी जा सकते थे। वहाँ पर मुस्लिम वुमेन्स अपने बच्चों को ये कहीं ना कहीं आदत डालती, कहीं ना कहीं ये हैबिट, ये वैल्यूज़, ये चीज़ें इनकलकेट करती, तो आने वाली जनरेशन में ये चेंज देखने को मिलता। ऑल्दो समय लगता उसमें, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनकी भावनाओं को हम आहत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है ना, इनका ब्रेन वॉश करने के लिए पाकिस्तान में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जहर घोलकर भारत की शांति को भंग किया जा सकता है। पहली प्रॉब्लम नेशनल यूनिटी है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर बॉटम अप अप्रोच अपनाएंगे तो वो बेटर रिजल्ट देगा आपको। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी एक मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है आप उसे और ज़्यादा मार्जिनलाइज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सोशल बाइकॉट जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसे मान लीजिए कोई महिला इस चीज़ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती भी है तो धर्म गुरु उनके खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं, या और भी बहुत सी प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं कंटिन्यू की जा सकती है जहाँ पर कहीं ना कहीं सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है पर्टिकुलर एक वुमन या फैमिली के अगेंस्ट, जो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट देखने को मिल सकता है, तो वो पुनर्विवाह यानी दोबारा शादी करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब ऐसी एक प्रॉब्लम है निगाह हलाला। ये निगाह हलाला क्या है? ये एक
इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस है। मैं करप्ट प्रैक्टिसेस से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का शोषण होता है। क्या होता है कि अक्सर जैसे मान लीजिए इन महिलाओं को तलाक इबादत के समय पति ने गुस्से में तलाक दे दिया, अब वापस वो उन्हें अपनाना चाहते हैं, तो मुस्लिम जो धर्म है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसके लिए उन्हें किसी और मर्द से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद होता ये है कि वो उससे तलाक लेकर फिर वापस अपने पति से शादी कर सकती है। तो इसमें एक कंडीशन ये आती है कि वुमेन्स को फिजिकली कांटेक्ट में आना होगा उस आदमी के साथ जिसके साथ वो दोबारा विवाह करती हैं, यानी निकाह करती हैं। अब कई बार इसमें शोषण होता है वुमेन्स का, तो एक ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें, निगाह हलाला की प्रॉब्लम। ऑल्दो इसका भी कोर्ट केस चल रहा है, क्या रूलिंग आती है क्या नहीं आती है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक करप्ट प्रैक्टिसेस है जहाँ पर लाइक मेल डोमिनेंस को कहीं ना कहीं हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। कोई धर्म से मेरी इसमें कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर वुमेन्स के लिए कल्चर कहीं ना कहीं गलत है, इस वजह से मैं इसका प्रोटेस्ट करता हूँ, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। सेम कुछ प्रथा आपको इंडिया की बाकी सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलता है, जैसे हिंदुइज्म में भी देखने को मिलता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वुमेन्स को अभी भी मंदिर जाने में रोक लगाई जाती है। आप अयप्पा मंदिर के बारे में केस के बारे में सुनते होंगे। वहाँ पर जैसे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के टाइम पे लाइक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अलावा वैसे भी वुमेन्स को जाने से रोका, वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अलावा वैसे भी वुमेन्स को जाने से रोका जाता है। और दलील ये दी जाती है कि अयप्पा क्योंकि ब्रह्मचारी थे, तो इस वजह से यहाँ पर किसी भी फीमेल का जाना वर्जित है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अयप्पा जी को जन्म देने वाली भी तो एक महिला ही थी ना। तो यहाँ पर महिलाओं को कहीं ना कहीं मंदिर में जाने से रोकना एक गलत प्रैक्टिसेस है। अब अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे रोक रहे हैं तो उसमें भी मेरी लाइक विचारधारा बिल्कुल अलग है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए पहले के ज़माने में चीज़ें बहुत अलग हुआ करती थी। जैसे मैंने शायद अपनी लाइव क्लास में भी कईयों को ये बात बताई है, बट फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में, तो पहले क्या हुआ करता था कि कपड़े के नैपकिन का इस्तेमाल किया जाता था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, जिससे ब्लड्स कई बारी फ्लो करके ज़मीन पे गिर जाया करता था। अब उस समय महिलाओं को रसोई में इसलिए नहीं जाने दिया जाता था बिकॉज उस समय कच्ची रसोइयाँ हुआ करती थी। ब्लड अगर फ्लो करके बाहर आएगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं ना कहीं रसोई में फैल सकती है, जिससे परिवार बीमार हो सकता है। तो उस समय ये दलील दी जाती थी, मतलब अगर आप इसे लॉजिकली सोचे तो। बट अभी क्योंकि जो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं ये सब कुछ आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात अब वैलिड नहीं रहती। अब पहले के ज़माने की अगर बात की जाए तो उस समय मंदिर जाने के लिए आपको जंगलों या बीहड़ से होकर निकलना पड़ता था। अब जंगल या बीहड़ से होकर निकलते हैं तो जंगली जानवर का अटैक करने का कहीं ना कहीं चांस बनता था। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखिए जंगली जानवर खून को सूंघ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो खून को सूंघते तो वुमेन्स के ऊपर अटैक कर सकते थे। तो इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर महिलाओं को मंदिर जाने से रोका जाता था। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि उस समय मंदिर भी कच्चे हुआ करते थे। तो उस प्रथा को आज की डेट में भी कंटिन्यू करना कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए कि अब तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिससे कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो इश्यूज थे उस समय के, उसे हम दूर कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए कि हम मॉडर्न थिंकिंग के अनुसार सभी चीज़ों को चेंज करें। तो वो चीज़ें जो अब वैलिड नहीं है उन चीज़ों को अब फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे अंधविश्वास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको कहा जाता होगा कि रात को बाल नहीं कटाने चाहिए, बिल्कुल पहले के ज़माने के लिए बिल्कुल जायज़ बात थी। अब ऐसा क्यों? पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो ना ही अगर रात को बाल काटेगा तो वो गलत बाल काट सकता है। अब बाल अगर आपके गलत कट गए, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है ना, आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग रुक सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे को फोकस क्या करना चाहिए था कि अभी के टाइम के अनुसार अपनी जो समस्याएं हैं या अपनी जो जो कल्चर है उसको बदलना चाहिए अभी की सोसाइटी के हिसाब से। अब ऐसे मेरे पास और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, बट फिलहाल के लिए अपने आप को यहीं पर ही रोकता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं नहीं तो इसी में पूरा लेक्चर निकल जाएगा। तो जो भी प्रैक्टिसेस हैं, मेरा मानना ये है जो कहीं ना कहीं शोषण करते किसी भी जेंडर का, हमें उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके आज की थिंकिंग के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। देन एक एक्ट है जिसके बारे में बात तो बहुत होती है बट एक्चुअल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है, दैट इज़ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। सॉरी, ये अमेंडमेंट एक्ट है
2005। अब ये जो एक्ट है इसमें क्या किया गया है, क्या है ये एक्ट, इसके बारे में समझते हैं। देखिए पहले क्या हुआ करता था, जो पिता की प्रॉपर्टी हुआ करती थी उस पर अधिकार सिर्फ बेटे का हुआ करता था। अब इस एक्ट के तहत बेटी को भी उतना ही अधिकार है बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बेटा और बेटी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसे ख़त्म किया जाए। अब अगर बेटी को भी समान अधिकार मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बेसिकली हमने इस चीज़ की शुरुआत की थी। नाउ इसके बाद एक आपकी योजना आती है उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में हमें शायद पता होना चाहिए। लाइक ये आपके कुछ एक्ट्स वगैरह के बारे में यहाँ पर दे रखा है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेना। जैसे यहाँ पर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, ऑल्दो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, बट येट मैं ये कहूँगा कि अगर ये ढंग से इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो भी इंडिया में बहुत सी समस्याएं कम हो जाएं। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर आदमी और औरत सेम तरह का काम कर रहे हैं, सेम नेचर का काम कर रहे हैं, तो उन्हें इक्वल पे मिलनी चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसी चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, तो इस चीज़ को प्रमोट करने की अभी भी ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप यूएन जनरल असेंबली की 1979 के कन्वेंशन के बारे में भी समझ लीजिए, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब यहाँ पर हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है दुनिया में, उसको हम कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट है वुमेन्स के लिए। अब यहाँ पर हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन्स को मेन स्ट्रीम में लेके आ सकें, यानी कि वुमेन रिलेटेड जो वुमेन सेंट्रिक इश्यूज हैं उसे इंटरनेशनल स्टेज पे ला सके, ताकि हर कंट्री में हम सिक्योर कर सके वुमेन्स राइट को। यहाँ पर आदमी और औरत के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव हो उसे ख़त्म करके इक्वल एक्सेस को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे हम, साथ के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और ना केवल ये इकोनॉमिक फ्रंट पे होगा बल्कि पॉलिटिकल और सोशल फ्रंट पे भी होगा। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि हम फोकस करें कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी तरह की सेक्स स्टीरियोटाइप्स ना हो कि ये काम तो आदमी कर सकता है, ये काम तो औरत कर सकती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि नर्सिंग का काम महिलाएं अच्छा कर सकती हैं, जैसे घर में सेवा करने का काम हो, बाकी सब चीज़ें हो, वो महिलाएं अच्छा करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आदमी चाहे तो आदमी भी वो काम कर सकता है, बट मन में इच्छा हो तो। अब इसी तरह की सेक्सुअल ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हों उनको रोकने की यहाँ पर कोशिश की गई है। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आउटलाइन करें उन राइट्स को जो पब्लिक स्फेयर में वुमेन्स को मिलनी चाहिए। अब उनकी चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, या उनकी नेशनैलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में पहले सिर्फ ये देखा जाता था कि आपने शायद सिटीजनशिप का जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो वुमेन्स हैं, ठीक है जी, उनकी नेशनैलिटी के ऊपर नहीं बल्कि मेन की नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता था कि आदमी जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो इंडियन है या नहीं। ऑल्दो इसको अब जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है, बट यस इंडिया के लॉज में भी इनिशियली इस तरह का स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करता था, तो हमने उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैंने आपको कल बताया कि अगर लोकल असेंबलीज की, स्टेट असेंबलीज की बात करें तो यहाँ पर 10% रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है वुमेन्स का, और लोकसभा और राज्यसभा में भी हाल कुछ ऐसा सही है। तो या तो आप एक्ट लेके आइए या आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए। पार्टीज के अंदर खुद ये मंशा होनी चाहिए, या वुमेन्स को बाइकआउट करना चाहिए उन पार्टीज को जो वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दे रही है, या ऐसा कर सकते हैं वुमेन्स उन पार्टीज के अगेंस्ट वोट करें, या केसेस के थ्रू इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जहां पर मान लीजिए अगर नोटा को ज़्यादा वोट जाता है तो री इलेक्शन हो, और फिर महिलाओं को क्या करना चाहिए, बढ़ चढ़कर नोटा को वोट देना चाहिए। अनटिल और अनलेस उनकी डिमांड्स फुलफिल ना हो तो नोटा को वोट करें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एक कहीं ना कहीं एक केस होना चाहिए जहाँ पर नोटा को, अगर नोटा जीतता है तो वापस री इलेक्शन होने चाहिए, तब तक होने चाहिए जब तक जो लोकल कम्युनिटी उनकी डिमांड्स को सुना ना जाए। मतलब अगर उनको लगता है कि उनके लिए वो लीडर ठीक है, तभी किसी और को वोट मिलेगी और वो जीतेगा। तो यहाँ पर वुमेन्स इस चीज़ को अगर इनिशिएट करती हैं, कहीं ना कहीं एक केस किया जाए, नोटा को कहीं ना कहीं वैलिड किया जाए, जहाँ पर अगर नोटा को वोट मिलता है तो री इलेक्शन हो, तो इससे वुमेन सेंट्रिक जो अप्रोच है उसे हम प्रमोट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई भी पार्टी है, वहाँ पर आप चाहते हैं कि भैया जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, वुमेन्स को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाए, तो आप उस पार्टी के, उन सभी पार्टीज के अगेंस्ट वोट कीजिए। अब जब अगर कोई वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन देगा, आप उसको वोट कीजिए।
अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम इक्वालिटी को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को हम प्रमोट करेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक राइट्स को प्रमोट करने के लिए कि हम कैसे वुमेन्स में एजुकेशन को प्रमोट कर सकें, साथ के साथ हम वुमेन्स की कैसे एम्प्लॉयमेंट रेट को इम्प्रूव कर सकें, उनकी हेल्थ के ऊपर किस तरह से फोकस कर सकें। इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। यहाँ एक कोशिश ये भी की जाएगी कि राइट टू इक्वालिटी को हम प्रमोट कर सकें मैरिजेस और फैमिली के बीच में भी। मतलब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए, और घर से तभी होगी जब मैरिजेस में इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा। तो उन वैल्यूज़ को हम कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं। नाउ ये वेलफेयर स्कीम्स वगैरह के बारे में हमने कुछ एक के बारे में बात की है, बट उज्ज्वला योजना के ऊपर हमारा आज का फोकस रहेगा। दिस इज़ द लास्ट स्कीम जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। इसके अलावा हम फोकस करेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड और हो सकते हैं वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। देखिए, आप सभी को पता होगा, शायद इन्वायरमेंट के लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया होगा, इंडोर पोल्यूशन के कारण ना हर साल लाखों लोग कहीं ना कहीं भारत में मरते हैं। अब इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम दे दिया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब इसमें किया क्या जा रहा है कि एलपीजी कनेक्शंस को बांटा जा रहा है फैमिलीज़ को जो कि बीपीएल के नीचे आती है, मतलब बिलो पावर्टी लाइन जो भी आती हैं उन महिलाओं को। पहले टारगेट था 1 करोड़ का, बाद में इसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। अब साल दर साल इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो 8 करोड़ महिलाओं को अभी तक इसका बेनिफिट मिल चुका है। अब इसकी जो हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी रही है। पहले भारत में लगभग 56% महिलाओं के पास एलपीजी कनेक्शन था 2014-15 की अगर हम बात करें। अब ये बढ़कर 98% हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। अब इसे इम्प्लीमेंट करने के पीछे कारण ये रहा था कि भैया दुनिया में सेकंड नंबर पे अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ इंडोर पोल्यूशन के कारण देखने को मिलती है। खासकर इंडिया की बात करें, इंडिया, दुनिया की नहीं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें। अब अगर हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं तो इससे बहुत से फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। अब कैसे? पहली चीज़, अगर इंडोर पोल्यूशन कम होगा तो कहीं ना कहीं वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कम होगा। इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी। अब जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होगी तो कहीं ना कहीं महिलाएं अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर पाएंगी। अब हेल्थ अगर ठीक रहेगी तो अमूमन आप देखते हैं जब वुमेन्स की हेल्थ ख़राब होती है तो बेटी के ऊपर जिम्मेवारी आती है। तो इससे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स वगैरह देखने को मिलता है वुमेन्स का, गर्ल्स का, उसमें कमी आएगी। अब ड्रॉप आउट स्कूल का कम होगा तो एजुकेशन कहीं ना कहीं वुमेन्स की बढ़ेगी। अब एजुकेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगी तो इससे आप ये देखेंगे आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट रेट में भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। देन एक और चीज़, अब जैसे पहले क्या होता था कि ईंधन यानी फायरवुड, गोबर गैस वगैरह या गोबर की पाथियाँ वगैरह, काउडंग वगैरह को इकट्ठा करते हुए वुमेन्स बहुत सा अपना टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट कर देती थी। अब फायरवुड वगैरह कलेक्ट करने तो जाना नहीं है, तो वो जो बचा हुआ सरप्लस टाइम है कहीं ना कहीं वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाएगी तो इससे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी इससे पूरी फैमिली को देखने को मिल सकता है। एक तरह से अगर हम ये देखें तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। अब मान लीजिए हेल्थ के ऊपर खर्चा कम होगा क्योंकि बीमार कम पड़ेंगे तो खर्चा कम होगा। अब हेल्थ के ऊपर खर्चा कम होगा तो आउट ऑफ पॉकेट जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। इससे जो पॉवर्टी के जो इंसिडेंट्स वगैरह हैं वो कम होने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हम ये देखते हैं कि भारत के रूरल एरिया में जो मेजर प्रॉब्लम है हम उनको एड्रेस कर सकते हैं सिर्फ एक इस चीज़ से। एक और चीज़ भी प्रमोट कर सकते हैं इसमें। देखिए, आपको पता है कि वुमेन सेफ्टी एक मेजर इशू है भारत के अंदर। अब जब फायरवुड इकट्ठा करने वो जंगलों में जाती हैं वुमेन्स या आसपास के भीड़ में जाती हैं तो इट इज़ नॉट सेफ। पहले तो एनिमल अटैक का खतरा तो है ही है, बट एक और तरह के भेड़िए भी वहाँ पर हो सकते हैं जिन्हें हम पोटेंशियल रेपिस्ट भी कह सकते हैं, मॉलेस्टर भी कह सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी गलत मंशा हो और किसी भी लेडीज़ को लेके या किसी औरत को लेके या किसी बच्ची को लेके। तो वो चीज़ हम सेफ्टी को भी इंश्योर कर सकते हैं अगर हम फोकस करते हैं एलपीजी कनेक्शंस पे। अब एलपीजी कनेक्शंस बट तो बहुत गए हैं, बट इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, एलपीजी सिलेंडर अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये का आपका सिलेंडर पड़ता है। अभी मेरे को अंदाज़ा तो नहीं है, बट रफली मैं मान के चलता हूँ 1000 रुपये के आसपास गवर्नमेंट सिलेंडर बेचती है। अब एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार या आप लोअर मिडिल क्लास या बीपीएल की बात करें
उनके लिए इस चीज़ को अफोर्ड करना मंथली बेसिस पे बहुत मुश्किल है। ये 1000 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, उनके घर के बहुत से खर्चे निकल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो हाई कॉस्ट है रिफिलिंग की, ये एक बड़ी हिंड्रेंस है जिसकी वजह से इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है हमें। आप देखते हैं जिसकी वजह से 98% एलपीजी कवरेज तो है, बट ओवरऑल यूजेस की अगर हम बात करें वो मात्र 20% ही इंक्रीज हुई है, यानी कि 76% पे ही पहुंची। पहले मतलब 56 हुआ करती थी, उससे बढ़कर अब 76 होगी, बट ओवरऑल हम जो ये 98% कह रहे हैं वो वैसा नहीं देखने को मिल रहा है। अब WHO के कुछ क्लेम्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, हर साल भारत में 5 लाख लोगों की मौत सिर्फ अनक्लीन कुकिंग फ्यूल से होती है। ये प्री मेच्योर डेथ के कारण बहुत से नुकसान देखने को मिलते हैं हमें। इससे जैसे कैंसर जैसी बीमारियां तो बढ़ती हैं, जैसे फैमिलीज के खर्चे बढ़ते हैं, जिससे पॉवर्टी में चली जाती है फैमिली। एक फैमिली बर्बाद हो सकती है इससे, क्योंकि देखिए मदर कहीं ना कहीं पूरे घर को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखती है, तो वो जो एक कुशन है बच्चों के लिए, वो कुशन हट जाएगा, उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दैट इज देयर, वो प्रॉब्लम है, उनको दूर करना है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडीज लेके आए, जहाँ पर जो रिच क्लास है उनकी सब्सिडीज को कम कर दिया, ठीक है, उन्होंने छोड़ भी दी सब्सिडीज, ठीक है, बट यहाँ पर बिहेवियरल चेंज लेके आना होगा। अब आमूमन जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि नीचे एक ऑप्शन आता है यू एग्री विद दिस, और उस पर टिक करते हैं तब आप साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये करें कि जो लोगों की इनकम वगैरह अच्छी है, उन लोगों के लाइक इनकम स्केल के अकॉर्डिंग, जैसे क्योंकि पैन और आपका बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है, हम उन्हें ऑप्शंस वो दें जिस हिसाब से वो अपनी जो सब्सिडीज हैं उसे छोड़ दें। तो इससे कहीं ना कहीं वो जो पैसा जो बचेगा सब्सिडीज का, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पैसा है, उससे हम ये सिलेंडर्स अफोर्डेबल बना सकते हैं बीपीएल्स के लिए। दूसरा, बिहेवियरल चेंज के लिए कैंपेन हम लॉन्च कर सकते हैं, अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, जो भी लोग अपनी जैसे इसको छोड़ें एलपीजी कनेक्शंस की सब्सिडीज़ को, तो उनको कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाए, उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया जाए, उससे ये चीज़ कहीं ना कहीं और बढ़ चढ़ कर प्रमोट होगी और इससे भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तो बात हो गई हमारी व्हाट आर द मेजर कंसर्न रिलेटेड टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब ये तो बात होगी इस स्कीम की। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिससे हम कहीं ना कहीं वुमेन्स की एम्पावरमेंट को इंश्योर कर सकते हैं भारत के अंदर। अब जैसे कि आप सभी को पता है, वुमेन्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अपना काम स्टार्ट करने में, क्रेडिट की। तो कहीं ना कहीं हमें लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए और कंसेशनल बेसिस पे, जहाँ पर हम प्रमोट कर सकें वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को। साथ के साथ उन्हें कई बार मार्केट का एक्सेस नहीं मिल पाता, तो हमें मार्केट के लिंकेज को कनेक्ट करने के लिए कुछ और बेटर उपाय का इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी मार्केटिंग के ऊपर हम कैसे फोकस कर सकते हैं प्रोडक्ट की, हम उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इस तरह का करें जहाँ पर वुमेन्स के लिए बेनिफिट देखने को मिले। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो जैसे पुलिस फोर्स में रिक्रूटमेंट में हम इनके नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इससे दो फायदे हैं। अब जैसे आप पुलिस फोर्स में वुमेन्स का नंबर इंक्रीज करेंगे तो वुमेन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो जो पुलिस हमारी देखी जाती है इनसेंसिटिव है, तो वो इनसेंसिटिवनेस कहीं ना कहीं कम हो जाएगी पुलिस महकमे में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट फील होगी। अगर कोई वुमेन ये देखेगी कि सामने महिला है, इससे मैं अपनी बात रख सकती हूँ, इससे मैं बात कर सकती हूँ, इससे कहीं ना कहीं जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें भी प्रमोशन कर सकते हैं, उस चीज़ को भी प्रमोट कर सकते हैं। वुमेन और खुल के अपनी व्यथा किसी को बता पाएंगी और कहीं ना कहीं वो जो मैटर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हें भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अब इसी तरह की चीज़ें हैं, जैसे आप ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जहाँ पर किस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हम सरपंच पति का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये जो सरपंच पति वगैरह ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये क्यों है? बिकॉज वुमेन्स को अपने पॉलिटिकल राइट्स वगैरह के बारे में पता ही नहीं। अब क्योंकि पता नहीं है तो वहाँ पर उनके डिसीजन लेने में उनके पति मेजर भूमिका निभाते हैं। अब ऐसी डिसीजन मेकिंग चीज़ों में अगर हम ट्रेन करें इनको, ट्रेन करने से बेनिफिट ये होगा कि आगे से ये अपने डिसीजन खुद ले पाएंगी और कहीं ना कहीं एम्पावर होंगी। एक महिला दूसरी महिला की मदद करेगी, इससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगी। यहाँ पर हमें हर स्कीम्स को जो भी हम कर रहे हैं, करंट जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं, उन्हें रेगुलरली असेस करना चाहिए, उनकी इफेक्टिवनेस को देखना चाहिए, किन किन सोशल पैरामीटर्स पे वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और मान लीजिए अगर किसी स्कीम में कुछ कमी देखने को मिलती है तो उन कमियों को दूर करना चाहिए। मतलब प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म हमें डेवलप करने की जरूरत है। अब मनरेगा की अगर बात करें,
उसमें हमें इन्हांस करना चाहिए आदिवासी एरियाज़ में, क्योंकि देखिए आदिवासी महिलाओं का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। एक तो देखिए एसटी होना अपने आप में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि इन्हें पहले ही मार्जिनलाइज कहा जाता है, मतलब इन्हें पहले ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब आदिवासी में भी यानी एसटीज में भी वुमन होना अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब उसमें भी आप और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो रहे हैं। तो वहाँ पर अगर मनरेगा स्कीम्स आएगी तो वुमेन कहीं ना कहीं हम लाइक एम्पावरमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। देन कम्स योर जो ट्रैफिकिंग वगैरह या ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो हमें सेफ माइग्रेशन इंश्योर करना होगा। जैसे बच्चियों का अपहरण हो जाता है या लाइक हमें प्रिवेंट करना होगा कि जो रैकेट्स वगैरह हैं इन्हें पनपने ना दें। कोई भी इनपुट मिलती है तो फटाक से उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। मतलब क्रैक डाउन करने होंगे हमें ऐसे सभी तरह के रैकेट जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिले या ऐसा देखने को मिले कि वुमेन्स की डिग्निटी को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं जो। इसके अलावा इंटरस्टेट जो माइग्रेशन देखने को मिलती है वुमेन्स की, हमें उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन को और इफेक्टिव करना होगा। बिकॉज सेफ्टी में प्रॉब्लम कब आती है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जब वुमेन शिफ्ट करती है वहां पर उस लूप होल को हमें कहीं ना कहीं कवर करना होगा। अब जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी में अभी की डेट में अगर बात करें, वुमेन्स के नाम पे रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिलता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि जैसे जो लैंड जॉइंटली वाइफ और हस्बैंड के नाम पे आते हैं उनको मैंडेटरी कर देना चाहिए। मीन्स अभी तो हम डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं, डिस्काउंट के साथ साथ इट इज़ मैंडेटरी। अगर हस्बैंड का नाम है तो बाय डिफॉल्ट वुमेन्स का मतलब महिलाओं का नाम भी हमें डालना चाहिए। देन सोशल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी इन द सेंस कि जैसे सिंगल वुमेन है तो जो सोशल सिक्योरिटी में जैसे जैसे कि आपको पता होगा वृद्धों को विधवाओं को पेंशन दी जाती है, वैसे ही पेंशन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सिंगल वुमेन्स के लिए भी हमें लानी चाहिए। इसके अलावा जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, नरिशमेंट मिल सके, हेल्थ केयर मिल सके, इसको भी सिक्योर करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर ऐसा करते हैं तो इससे बहुत से चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड में आप एक चीज हमेशा लिखते हैं कि लॉ को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाइए। देखिए एक कहावत मैं हमेशा कहता हूं कि कितना सख्त आपका कानून है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना श्योरली आपका कानून गुनहगार को सजा देता है इससे फर्क पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रिवेंट कर सके पहले तो क्राइम को। अगर क्राइम प्रिवेंट नहीं हो पाया तो हमें जो जुडिशियल सिस्टम है उसको रिफाइन करना चाहिए इस तरह से कि एक टाइम बाउंड मैनर में हम केसेस को, जो वुमेन रिलेटेड केसेस हैं, उन्हें डिस्पोज ऑफ कर सकें। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं जो कल्प्रिट्स हैं उनके मन में डर पैदा होगा और ये डर जरूरी है। अब देखिए हमें स्पेशल फोकस करना चाहिए जो सिंगल वुमेन्स है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे जो विडो है, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, जो कभी शादी नहीं हुई जिनकी, या जिन्हें घर वालों ने छोड़ दिया है, तो उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है। तो जो गृह वगैरह हमने बनाए हैं वो तो है ही हैं, बट उसके अलावा भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे और बेटर कर सके इनकी इम्प्लीमेंटेशन को। क्योंकि यहाँ पर ना केवल उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि रोजगार उनके लिए जनरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी उम्र गवर्नमेंट बिठा के खिला सकती है। तो हमें कोशिश करनी होगी कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके मिले। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है या किसी तरह की किसी चीज़ की जरूरत हो तो हमें उनको एम्पावर उस तरह से करना है कि वो अपना ध्यान खुद से रख सकें। खासकर उनकी सिक्योरिटी का भी हमें ध्यान रखना होगा, उस चीज़ के ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। देन फैमिली में वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए हमें वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करना होगा। अब देखिए पहले तो होता था कि मेरे टाइम पे मोरल स्टडीज़ का ना एक आपका पूरा लेक्चर हुआ करता था वीक में 2-3 बार, या एक बार हुआ करता था, वो तो अभी याद नहीं है, बट होता था, मेरे को ये पता है। पंचतंत्र जैसी कहानियों को वहाँ पर यूज़ किया जाता था, बट आज की डेट में ये चीज़ें मिसिंग है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है हमारी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। हम लोगों की भावनाओं की केयर नहीं करते। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम कैसे लोगों में वो वैल्यूज इनकलकेट कर सकें, मोरल साइंस को हम प्रमोट कर सकें, एथिकल प्रिंसिपल्स को प्रमोट कर सकें। इससे ना केवल वुमेन्स के लिए ये देश सिक्योर होगा, सेफ होगा, बल्कि उनकी एम्पावरमेंट भी होगी, और वो एक्चुअल एम्पावरमेंट है। तो यहाँ पर शुरुआत करनी होगी एक बच्चे की नर्चर से, नरिशमेंट से, सो दैट आने वाली सोसाइटी में हम वो चेंज देख सकें। जैसा गांधी जी ने कहा, बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब आप वो खुद चेंज लेके आइए। अगर वो बदलाव आप में आएगा तो आने वाले
समय में वो दूसरों में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। अब आने वाले लेक्चर्स में हमारा फोकस किन किन चीज़ों के ऊपर रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे बैकवर्ड क्लास के बारे में, इनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज को जानेंगे। पॉलिटिकल क्या सिनेरियो रहा है, मंडल कमीशन वगैरह क्या था, उसके बारे में जानेंगे। फिर साथ के साथ क्रीमी लेयर और उससे रिलेटेड इश्यूज को समझेंगे, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला आने वाले लेक्चर में। फिर हम ओल्ड एज वगैरह के बारे में भी जानेंगे, ये जो वृद्धों के साथ क्या दिक्कतें आती हैं वो भी जानेंगे। इसके अलावा कल के लेक्चर में हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं आने वाले टाइम में पावर्टी एलिवेशन और हंगर रिमूवल को, तो इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो कल के लेक्चर में तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर फोकस करेंगे, बट आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओबीसीज, रिलेटेड टू ओल्ड एज पीपल, बुजुर्गों के जो प्रॉब्लम है उनको जानेंगे हम। फिर बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, ट्रांसजेंडर्स की क्या प्रॉब्लम है, उन सभी वनरेबल सेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।